दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स में अध्याय 2। चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक, यूनिट एंड मेजरमेंट। कर सबसे पहले भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि किसे कहते हैं? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना या फिजिकल फिनोमिना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, बल, समय आदि सब क्या है? भौतिक राशियाँ। फिर कह रहा मापन यानी मेजरमेंट, मतलब इनको मापना है, कैसे मापेंगे भौतिक राशियों को? कह रहा वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। मतलब कोई राशि है, कोई राशि दी है, इसकी क्या करें? किसी राशि की क्या करना है? इसको मापना है, इस राशि को मापना है, तो क्या करेंगे? इससे तुलना करेंगे तो क्या कहलाएगा? यही मापन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि कितने गुना है, मापन कहलाती है। ये 2 किलो तौलना है हमको और 1 किलो का बाट, क्या करेंगे? इसको 2 बार तौलेंगे तभी तो। मतलब कह रहा है यह राशि, यह मापन क्या है, जो जिससे माप रहे हैं वह कितनी बार सम्मिलित है। तो 1 किलोग्राम से 2 किलो तौलते हैं, 2 बार तौलेंगे तो क्या है? 2 बार सम्मिलित है, क्या है? मापन कहलाता है। फिर मात्रक। अब मापेंगे तो किस चीज़ में मापते हैं? अब पानी को किस में मापेंगे? दूध को किस में मापेंगे? यह चावल है तो उसको किस में मापेंगे? तो इसका कुछ मात्रक भी तो होना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या होता है? करा हुआ सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, वह सर्वमान्य मानक, ऐसा मानक जो क्या हो, हर जगह मान्य हो, जिसका प्रयोग क्या कहता है? तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई को हम किस में माप सकते हैं? लंबाई को मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम में। तो मापन सामान्यतः 2 तथ्यों का समावेश होता है। जो मापन है इसमें क्या करेंगे? यदि हमको क्या है, किसी चीज़ को तौलते हैं तो क्या होगा? 1 kg, तो ये क्या हो गया? ये 2 चीज़ों का समावेश है। तो मापन में उस राशि का परिमाण जो कि अंक द्वारा प्रदर्शित है, और उस राशि का क्या है? मात्रक, कितनी बार सम्मिलित है उस मात्रक, क्या होते हैं? 2 चीज़ों का समावेश होता है। उस भौतिक राशि की प्रकृति, इस बात का ज्ञान की उस भौतिक राशि के परिमाण में क्या संदर्भ मानक, अर्थात उस भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। फिर कह रहा है मूल मात्रक। मूल मात्रक होते क्या हैं? ऐसी राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी राशियां जिन्हें क्या कर सकते हैं? दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या है? मूल राशियां कहलाती हैं। तथा इनके मात्रकों को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। जिसको मापने के लिए क्या किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशि कहलाती है। और मूल मात्रक, इसके मात्रक क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर अगला है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? मूल ऐसी राशियाँ, ऐसी सभी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जा सकता है, अथवा जिन राशियों में मूल राशियों क्या होती हैं? समाहित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जिन राशियों क्या करें? मूल राशियों के पदों में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियाँ, तथा उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। मतलब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के संपूर्ण समुच्चय को, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के जितने भी सभी को क्या करेंगे? एक साथ शामिल करने पर जो बनेगा उसे क्या कहेंगे? मात्रकों की प्रणाली या यूनिट सिस्टम कहेंगे। फिर कह रहा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों क्या है? प्रणाली तो हो गई, लेकिन क्या है इसकी? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। कह रहा यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब पूरे विश्व में एक प्रणाली विकसित की गई जिसमें क्या है? 3 प्रणालियाँ मुख्य हैं, CGS, MKS या PS। कर कालांतर से मापन हेतु भिन्न भिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणाली का प्रयोग करते रहे हैं। मतलब प्रारंभ से ही, शुरू से ही, कालांतर से ही, बहुत समय से क्या है? अलग अलग देश के लोग क्या हैं? अलग अलग मापन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। कुछ समय पूर्व तक मापन की 3 प्रणालियाँ प्रचलन में थी। पहला है CGS,
सीजीएस में क्या है, लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। एमकेएस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, नापते हैं। फिर एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली एसआई प्रणाली है, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। और यह प्रणाली सबसे पहले सन 1971 में माप तौल के महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई। सभी देशों का क्या किया गया, सन 1971 में क्या किया, सभी देश क्या किए, मिलकर एक सम्मेलन किए कि मतलब क्या किया जाए, कुछ मानक हम लोग मान लिया जाए। मतलब किसी चीज़ को तौलना है तो मान लीजिए हम अपने देश से आपके देश में भेजते हैं तो उसको कैसे मापेंगे, आपके देश से हम अपने देश में मंगाते हैं तो उसको कैसे मापेंगे। तो इन सबको मापने के लिए क्या किया जाए, एक यूनिट बना लिया जाए। तो इन्हीं में से क्या किया, 7 मात्रक बनाए गए, 7 मूल मात्रक बनाए गए जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। पहला मीटर, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकंड, चौथा एम्पियर, पांचवा केल्विन, छठवां कैंडिला, सातवां मोल। ये क्या थे, 7 यूनिट क्या किए गए, बनाए गए, जिसे क्या किया गया, हर देश को मानना अनिवार्य है। हर देश में क्या है, यही मूल मात्रक है। तो आइए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं कौन किसका मात्रक है। करा लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे यम से परिभाषित करते हैं। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में क्या है, इतना वे समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। करा द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। और फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे गए किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, आदि प्रारूप, इसमें क्या है, प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर मान लिया गया। क्या किया, प्लेटिनम इरिडियम का क्या किया, सिलेंडर छोटा रख दिया, कर दिया क्या, यह कि 1 किलोग्राम, उसी को क्या किया, 1 किलोग्राम मान लिया गया है। फिर कह रहा है समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है, वह अंतराल है जो सीजियम परमाणु का क्या है, सीजियम 133 परमाणु के 2 अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के मध्य में अंतराल को क्या कहते हैं, अंतराल के विकिरण के इतने आवर्तकालों के बराबर होती है। यह 1967 से मान्य है। और अगला है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में, विद्युत धारा। करा 1 एम्पियर वह अनियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के क्या हैं, समानांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाले चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई कितना होता है, 2×10⁻7 न्यूटन का बल लगे। प्रति 1 मीटर लंबाई पर क्या 2×10⁻7 मीटर न्यूटन का बल लगता है। उत्पन्न करती है कौन, 1 एम्पियर धारा। उसी को क्या कहा गया, 1 एम्पियर धारा कहा गया। फिर कहा उष्मागतिक ताप, ये सब क्या किया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला गया है। फिर उष्मागतिक ताप क्या, इसको केल्विन में व्यक्त करते हैं। और जल के त्रिंक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। फिर है पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ दिया है उसको किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। कर 1 मोल किसी निकाय के पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतनी ही मूल सत्ताएं होती हैं जितनी की इतना ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। फिर कह रहा है ज्योति तीव्रता किस में मापते हैं, कैंडिला में मापते हैं, जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं। ये सब जितनी भी क्या है, ये MOL क्या स्मॉल लेटर में, CD स्मॉल लेटर में, ये सब व्यक्त करने क्या है, राशियों के प्रतीक हैं। कर कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। मतलब क्या है, कैंडेला क्या है, किसी दिशा में क्या किया जाए, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की क्या की है, ज्योति तीव्रता है, उसकी ज्योति की तीव्रता है। और उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का 1 वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता, मतलब 1 रंग का क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह 1979 से ही मान्य है। तो क्या थे ये 7 मात्रक, मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम,
समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ऊष्मागतिक का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योत तीव्रता कैंडिला। इसको सब आपको याद रखना है। कर अब बड़ी दूरियों का मापन, कोई भी बड़ी दूरी है तो उसका मापन हम कैसे करेंगे? बड़ी दूरियों का मापन, जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि जिसे लंबन विधि कहा जाता है का उपयोग किया जाता है, और दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आधारक कहा जाता है। तो आइए देखते हैं लंबन विधि में कैसे मापते हैं। मान लीजिए क्या, इस तारे की लंबाई हमको क्या करना है? मापना है। मान लीजिए क्या, ये तारा है, ये तारा, इसकी लंबाई मापना है। तो क्या कीजिए, मान लीजिए क्या है, कोई और दो, और क्या है इससे दूर क्या है, कोई दो और तारे हैं, और क्या करना है, सूर्य से हमको मापना है। सूर्य से हमको क्या करना है, सन से इसकी दूरी मापनी है। तो इसकी दूरी मापने के लिए क्या करेंगे, सन की दो स्थिति ले लेंगे। सन की क्या कर रहे हैं, सूर्य की दो स्थिति ले रहे हैं। पृथ्वी से इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। सूर्य क्या है, यहाँ पर है, और पृथ्वी की स्थिति दिसंबर में क्या किया, पृथ्वी की स्थिति यहाँ थी। पृथ्वी क्या करे, सूर्य का चक्कर लगाती तो क्या, पृथ्वी यहाँ थी दिसंबर में। और फिर जून में कहाँ चली गई, जून में यहाँ चली गई पृथ्वी। जब जून में क्या है, पृथ्वी जून में क्या कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो क्या करते हैं, इस तारे से क्या करेंगे, इसको एक क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। अब खींचने के बाद जिस तारे से हमको मापना है, तो क्या किया गया, इस तारे से हम क्या करेंगे, पृथ्वी की को मिला देंगे। फिर इस तारे से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ तक मिला देंगे, और इसको क्या कीजिए, थोड़ा डाट मिला देते हैं। अब क्या देखते हैं, इसके और इसके यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ के बीच का कोण मान लेते हैं फाई 1, और इनके बीच की कोण क्या मान लेते हैं, फाई 2, और यहाँ का कोण क्या आ जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2। और क्या किया, यहाँ से क्या किया, यहाँ से यहाँ पर क्या किया, एक चाप लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ चाप लगाते हैं, क्या 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी, क्या करते हैं, 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी को क्या करते हैं, लंबन विधि द्वारा मापते हैं। मान लीजिए 22 दिसंबर क्या है, यहाँ पर है स्थिति, तब क्या है, यन तथा यस तारे के बीच कोण फाई 1 होगा। मतलब यन और यस तारों के बीच का कोण क्या होगा, यन और यस, ये दो क्या हैं, ये भी क्या है, दोनों तारे हैं। तो बहुत दूर वाले यन तथा यस तारे के बीच कोण क्या हो जाएगा, फाई 1 हो जाएगा। यन और यस है ना, ये तो यन होगा, ये दो, ये क्या हो गया, इसके बीच क्या होगा, कोण फाई 1 हो गया। पुनः तथा तारे यस के बीच कोण फाई 1 हो गया, और एक खगोलीय दूरदर्शी से नापते हैं 6 माह पश्चात। क्या किया गया, एक खगोलीय दूरदर्शी ले लेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, मापेंगे कि यह दूरी कितनी है। मापने पर पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थित बी पर है। यहाँ पहले तो ये पर थी, उसके बाद क्या हो गई, कक्षा बी में पहुँच गई। क्या किया गया, खगोलीय दूरदर्शी से मापा गया। ये तो ऐसे ही माप लिए, लेकिन क्या होगा, इससे क्या किया, खगोलीय दूरदर्शी से मापते हैं। तो फिर देखते हैं यन और यस के बीच कोण क्या है, फाई 2 माप लिए। यहाँ से क्या किए, फाई 2 माप लिए, और नापे गए कोणों का योग फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा। इन दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2। जो पृथ्वी की कक्षीय व्यास ए बी, इसके कक्षा का व्यास क्या है, ए बी। तारे यस द्वारा अंतरित कोण बराबर है, तारे यस द्वारा क्या अंतरित कोण क्या है, बराबर है। तो इन दोनों कोणों को क्या किया, जोड़ लिया, तो क्या होगा, अंतरित कोण क्या हो जाएगा, यहाँ फाई हो जाएगा। तो लंबन कोण क्या हो जाएगा, इसके बीच क्या है, लंबन कोण लंबन कोण फाई बराबर हो जाएगा चाप ए बी। क्या किया, यहाँ से चाप लगा दिया गया एज ए बी, या यस को केंद्र मानकर। इसको क्या किया, इसको केंद्र मानकर क्या किया, एक वृत्त खींचा गया, अर्धवृत्त खींचा गया, चाप खींचा गया। चाप ए बी बटे त्रिज्या यस से बटे त्रिज्या यस ए,
यस और ए के बीच की त्रिज्या से क्या कहेंगे, भाग दे देंगे, यस से या यस बी, या यस बी, इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्या हो जाएगी, हमको इस तारे के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हमको मिल जाएगी। यही है ना, यही आपको क्या हो जाएगा, फाई मिल जाएगा। इस पर क्या कर सकते हैं हम, लंबवत वृत्त से क्या कर सकते हैं, बड़ी दूरी का मापन कर सकते हैं। बहुत सारी विधियाँ हैं, तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा अति सूक्ष्म दूरियों का मापन, मतलब छोटी दूरी का मापन कैसे करेंगे, बहुत छोटी दूरी हो तो उसका मापन हम कैसे करेंगे। अति सूक्ष्म दूरियों का मापन यानी अणु का आकार, अणु के व्यास क्या होते हैं 10⁻8 मीटर से 10⁻10 मीटर जैसी अत्यंत सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए हमें विशिष्ट विधियों का अनुसरण करना होता है। इसके लिए हम पेचमापी जैसे यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेचमापी जैसे यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए अत्यंत छोटी दूरी के मापन हेतु हमें क्या किया जाता है, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है, परंतु प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की कुछ क्या होती हैं, सीमाएँ होती है। ये भी क्या कर सकता है, ये भी बहुत सूक्ष्म दूरियों को माप नहीं सकता, इसकी भी कुछ सीमा है। कर एक प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी निकाय की जांच के लिए, मतलब क्या किया जाता है, किसी निकाय की क्या करना है, जांच करना है, तो उसके लिए हम दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है। मतलब दिखाई देने वाले प्रकाश का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और प्रकाश के लक्षण तरंग जैसे होने के कारण, पदार्थ के लक्षण क्या होते हैं, प्रकाश का लक्षण क्या होता है, तरंग जैसा होता है, के कारण प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी अधिक से अधिक प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर विभेदन के लिए किया जाता है। मतलब अधिक से अधिक क्या किया जाए, विभेदन, मतलब भेद सके, अधिक से अधिक दूरी क्या कर से भेद सके, क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर कर आणविक व्यास, मतलब छोटी दूरी के मापने के लिए क्या किया है, आणविक व्यास एक क्या एक विधि होती है। आणविक व्यास के द्वारा क्या कर सकते हैं, आणविक व्यास विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम छोटी दूरी का मापन कर सकते हैं। तो आइए इससे कैसे मापन करेंगे। कर औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने के लिए, औलिक अम्ल के अणु क्या होते हैं, काफ़ी थोड़े बड़े होते हैं, अन्य द्रव की तुलना में क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं व्यास अपेक्षाकृत। तो उस अम्ल के द्रव की पतली फिल्म बनाई जाती है। जो औलिक अम्ल होता है एक, उसके अणु को क्या किया जाता है, एक पतली फिल्म जो बनाई जाती है, और इसके अणुओं का व्यास क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है। और फिल्म की मोटाई आणविक व्यास के बराबर मानी जाती है। फिल्म की मोटाई को क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि जो क्या है, अणु है, अणुओं के बीच की दूरी मापने के लिए क्या था, इसका किया जाता है, तो क्या है, अणु की बराबर मान लेते हैं। इसकी जो पतली फिल्म बनी है उसकी क्या है, आणविक मोटाई के बराबर मानी जाती है। और इसे 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में 1 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल घोलते हैं। 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में क्या करते हैं, 1 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल को क्या किए, घोल दिए, और पुनः इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेकर 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में घोलते हैं। फिर इस अम्ल का क्या किया, 1 घन सेंटीमीटर फिर लिया। पहले 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में क्या किया, 1 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल घोलते हैं, दोनों को मिला लिया। फिर इस घोल का 1 घन सेंटीमीटर आयतन लेकर 1 घन सेंटीमीटर क्या किया, एल्कोहल लिया। 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल लिया, उसमें क्या किया, 1 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल घोल लिया, क्या हो गया, 21 घन सेंटीमीटर हो गया। 21 घन सेंटीमीटर हो गया, इसमें से क्या किया, इसमें से फिर क्या किया, 1 घन सेंटीमीटर लिया, और फिर क्या किया, 20 घन सेंटीमीटर एल्कोहल में क्या किया, घोलते हैं। और इस प्रकार के घोल की सांद्रता क्या होती है, C = 1/20 × 20 यानी 1/400 घन सेंटीमीटर औलिक अम्ल पर एल्कोहल हो जाता है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इस घोल में कि कुछ बूंदें लेकर एक सपाट व चौड़ी ट्रे में भरें। इस घोल को क्या किया, एक सपाट और मतलब क्या हो, सपाट मतलब पतली सी क्या हो, ट्रे हो, उसमें भरें और जल के ऊपर डाल देते हैं। चौड़ी ट्रे में भरे जल के ऊपर, चौड़ी ट्रे में क्या किया गया, जल ऐसे इसमें क्या किया, इसमें जल भरा, उसके ऊपर से क्या करते हैं, डाल देते हैं। माना इस घोल की n बूंदें जल के पृष्ठ पर डाली जाती हैं। माना इस घोल की क्या किया, n बूंद क्या किया, इसके जल के पृष्ठ पर डाली जाती हैं। और ट्रेसिंग पेपर और क्या किया, ट्रेसिंग पेपर व ग्राफ पेपर की सहायता से फिल्म का क्षेत्रफल सावधानी पूर्वक नाप लेते हैं। ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर की सहायता से क्या करते हैं, इस फिल्म की क्षेत्रफल सावधानी पूर्वक नाप लेते हैं। माना बूंद का आयतन V घन सेंटीमीटर है, जो बूंद है यह V घन सेंटीमीटर बूंद गिराई गई आयतन, और n बूंद गिरी तो क्या हो गया, NV हो गया। कर घोल का औलिक अम्ल की मात्रा क्या था, 1/400, तो NV ×
400। समीकरण नंबर 1, यदि फिल्म की मोटाई t और फिल्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल a हो, फिल्म की मोटाई t है और फिल्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या a है, तब अवलिक अम्ल का आयतन क्या आ जाएगा a इंटू टी। मतलब क्षेत्रफल गुणे मोटाई बराबर क्या आ जाएगा, आयतन निकल जाएगा a इंटू टी। तो समीकरण और 1 2 से क्या होगा, ए टी बराबर एन भी बटे 1/NV इंटू NV बटे 400। तो t फिल्म की मोटाई ज्ञात करना है क्या, NV गुणे 1/400 a। तो इसी सूत्र से क्या कर सकते हैं हम आणविक व्यास का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए अगला देखते हैं। फिर कह रहा लंबाइयों का परिसर, लंबाई को मापना है, इसका रेंज क्या होगा। कह रहा विश्व में जो पिंड दिखाई देता है उस पिंड के अमापों का अंतर एक विस्तृत परिसर है। मतलब जो भी पिंड दिखाई दे रहा है उसका क्या मापना, क्या माप का क्या बहुत ही विस्तृत परिसर है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। 1 और 10⁻14 मीटर कोट का अमाप, मतलब क्या 10⁻14 मीटर कोट है, क्या बहुत ही छोटी है। फिर कह रहा किसी परमाणु का सूक्ष्म नाभिक है, मतलब क्या 10⁻14 मीटर कोट का क्या है, परमाणु का नाभिक है, इसकी क्या दूरी बहुत कम है, इसको मापना बहुत ही कठिन है। तो दूसरी ओर 10⁻26 मीटर कोट का अमाप का दृश्यमान विश्व परिसर है, जिसको हम देख रहे हैं, विश्व पूरा संसार है 10⁻26 मीटर कोट का। इसको नापने में क्या है बहुत सारे सेंटीमीटर लगेंगे, लेकिन हम माप पाएंगे नहीं। कर अत्यंत सूक्ष्म और बहुत बड़ी दूरियों के मापन के लिए हम लंबाई के कुछ विशिष्ट मात्रक का भी प्रयोग करते हैं। मतलब लंबाई क्या है, लंबी दूरी को क्या करते हैं मापने के लिए क्या कुछ विशिष्ट मात्रक, जैसे 1 फर्मी बराबर क्या होता है 10⁻5 मीटर। फिर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। फिर होता है 1 खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष इस लाइट वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। और क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है 1 वर्ष होती है। 1 वर्ष किसे कहेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में, प्रकाश द्वारा क्या किया जाए 1 सेकंड में जितनी दूरी चली जाती है उसे क्या कहते हैं 1 लाइट ईयर या 1 वर्ष कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। और वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है उसे क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब क्या वह दूरी जिसमें क्या है पृथ्वी कक्षा की औसत त्रिज्या, पृथ्वी के कक्षा की क्या है औसत त्रिज्या कितनी है 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करे। 1 आर्क सेकंड का क्या करती है कोण अंतरित करती है, तो उसे क्या कहते हैं 1 पारसेक कहते हैं। तो इसके आगे देखिए कर द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। मतलब द्रव्यमान क्या है किसी पदार्थ का क्या एक आधारभूत गुण है, और यह पिंड के ताप दाब या दिक् काल में उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मतलब उस समय उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, और इसका एसआई मात्रक क्या है किलोग्राम होता है। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक किलोग्राम के आदि प्रारूप विभिन्न देशों की बहुत सी प्रयोगशालाओं में रखी गई हैं। मतलब द्रव्यमान 1 किलोग्राम जिसे कहा गया है उसको क्या किया गया विभिन्न देशों में, हर देश में क्या है एक जगह उपलब्ध है, और भारत में इसे नई दिल्ली में रखा गया है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में, NPL नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में क्या किया गया है रखा गया है। हर देश के राजधानी में क्या किया गया है इसको रखा गया है। और परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम 6 कार्बन 12 के 5.018 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। और 1 माइक्रोग्राम क्या होता है 10⁻9 किलोग्राम, और 1 मिलीग्राम होता है 10⁻3 किलोग्राम। और एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक अर्थात 1 AMU 6 कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग के बराबर होता है। 6 कार्बन 12 के क्या द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है क्या 1 AMU या 1 U। करेक्ट, इसको क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं 1.660565 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है 1 AMU बराबर। तो 1 कुंटल 10⁻2 किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन 10⁻3 किलोग्राम होता है। फिर कह रहा द्रव्यमान का
परास। करा विश्व में हम जो पिंड देखते हैं उनके द्रव्यमानों में अंतर का एक अत्यंत विस्तृत परिसर है। मतलब विश्व में जो भी हम पिंड देखते हैं उनके द्रव्यमान में क्या है, अंतर का एक क्या है, अत्यंत विस्तृत परिसर मतलब रेंज है। और एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम है और दूसरी ओर लगभग 10⁻55 किलोग्राम का ज्ञात विश्व है। मतलब द्रव्यमान को मापते हैं, क्या देखते हैं कि मतलब क्या सूक्ष्म कण का द्रव्यमान क्या 10⁻³ को, इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म क्या है, कण है जिसका द्रव्यमान क्या माइनस में 10⁻³ किलोग्राम, जिसे तौलना बहुत ही आसान नहीं है। उसी प्रकार क्या 10⁻55 किलोग्राम का पूरा ज्ञात विश्व जो हमारा पूरा संसार है 10⁻55 किलोग्राम का है। तो क्या द्रव्यमान का परास है 10⁻³ किलोग्राम से 10⁻55 किलोग्राम तक। फिर करा समय का मापन। समय का मापन कैसे करते हैं इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा ही है, तो एक बार और देख लेते हैं। किसी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या किया जाता है, घड़ी की आवश्यकता है। और समय मापन है तो हम समय का परमाणु मानक प्रयोग करते हैं। मतलब जो परमाणु मानक है यानी सीजियम परमाणु से में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित यही राष्ट्रीय मानक के रूप में क्या है प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी कहते हैं। परमाणु घड़ी क्या किया गया है, रखा गया है कहाँ पर, दिल्ली में। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जब मापना शुरू किया गया तो हर देश के लोग थे तो उन्हें क्या कहा, कैसे 1 सेकंड किसे कहेंगे, तो क्या किया इन्हें सीजियम 133 परमाणु के क्या किया लेकर क्या किया, उसके 2 आवर्त कंपनों के बीच की क्या निकाला। उसके बाद क्या किया बता दिया। कहा परमाणु घड़ी में 1 सेकंड सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म कण, निम्नतम ऊर्जा स्तर था उसके क्या है 2 सूक्ष्म कणों के स्तरों के संक्रमण के तदनुरूपी विकिरणों में, मतलब उनके जो संक्रमण के बाद क्या विकिरण हुआ, प्रकाश निकला, तो क्या हुआ 9, 192, 631, 770 कंपनों के लिए क्या है जो आवश्यक होती है, उतने कंपनों के लिए आवश्यक होती है विकिरण, वही क्या कहा गया, उसी को 1 सेकेंड कहा गया। यथार्थता एवं परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब किसी भी चीज़ को क्या करते हैं हम, क्या करते हैं मान लीजिए किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो क्या नापने का मतलब क्या होगा, उसको कितना सही हमने नापा, वही क्या कहलाती है एक्यूरेसी कहलाती है। किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो सही सही नापे हैं कि नहीं, नाप हमारा सही है कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं एक्यूरेसी। तो करा निर्णायक रूप से किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे प्रेक्षण जो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के समीप हो। मतलब कोई भौतिक राशि दी गई है उसके क्या हो, वास्तविक मान के क्या हो, बहुत ही पास हो, यथार्थ मान, तथा वे सारे प्रेक्षण जो एक दूसरे के समीप हो भले ही वास्तविक मान से दूर हो परिशुद्ध मान कहलाते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वे सारे प्रेक्षण जो क्या हो एक दूसरे के समीप हो भले ही क्या हो वास्तविक मान से दूर हो परिशुद्ध मान कहलाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है यह है कि किसी यंत्र द्वारा क्या किया गया, लिया गया जितने भी प्रेक्षण कर रहे हैं, मतलब एक बार नापे तो क्या होगा 2 मीटर को नाप रहे हैं तो क्या 1.967 आ गया, फिर उसी के पास क्या होगा मतलब 2 मीटर के करीब ही आ रहा है, मतलब वास्तविक मान के समीप हो। वास्तविक मान क्या है, यदि 2 मीटर है तो 2 मीटर क्या हो के एकदम पास ही हो तो क्या कहेंगे, उस मान को यथार्थ मान कहेंगे। और वे सारे प्रेक्षण जो एक दूसरे के समीप हो, मतलब क्या मान लिए 1.956 मान लिए, और कोई आ गया कह रहा कि समीप भले ही हो, कह रहा फिर सारे प्रेक्षण मतलब कई सारे प्रेक्षण ले रहे हैं तो 1.956 था तो ये 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ जाता है, तो क्या कर रहा है ये सभी समीप हों भले ही वास्तविक मान से दूर हों वो परिशुद्ध मान कहलाते हैं। मतलब क्या कहलाएंगे, यथार्थ मान क्या कहेंगे, जो वास्तविक मान के समीप हो उसे यथार्थ मान कहेंगे, और जो क्या हो और वे सारे प्रेक्षण क्या हो एक दूसरे के समीप होंगे तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक मान से भले ही दूर होंगे उन्हें क्या कहेंगे, परिशुद्ध मान कहते हैं। तो उम्मीद है यथार्थता और परिशुद्धता में आपको कोई डाउट नहीं होगा। करा किसी माप की यथार्थता वह मान है, मतलब किसी भी माप को क्या रहे मापते हैं तो यथार्थता क्या वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। मतलब यथार्थता बताती है क्या कि मतलब कोई भी चीज़ को क्या किया गया मापा गया तो वह वास्तविक मान के कितना पास है, जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है। मतलब जो क्या कहती है परिशुद्धता क्या कहती है, बताती है कि मतलब क्या किया गया है, कहाँ तक हमने मापने की कोशिश की है, मतलब हमने कहाँ तक मापा है वह क्या है परिशुद्धता है। यह कहा जा सकता है कि
यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या बोध कराती है। जो यथार्थता है वो क्या करती है, सार्थक अंक का बोध कराती है। तो सार्थक अंक अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आगे पढ़ते हैं त्रुटि। अब किसी चीज़ को मापेंगे तो क्या होगा, त्रुटि तो होगी। या तो अधिक तौल, कोई भी चीज़ हम तौलते हैं तो क्या तो अधिक तौल देंगे या कम तौल देंगे, तो त्रुटि होगी ही। तो वह प्रत्येक राशि जिसका किसी भौतिक घटना से संबंध हो तथा जिसका मापन किया जा सकता हो भौतिक राशि कहलाती है। मतलब वह प्रत्येक राशि मतलब किसी भी भौतिक घटना से क्या हो, संबंधित हो। मतलब कोई भी भौतिक राशि क्या उस किसी घटना से संबंधित हो जिसका मापन किया है, जिसको क्या कर सकते हैं हम माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। और भौतिक राशि मापने के लिए मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। मतलब 1 मीटर लंबा ये पेड़ है, तो इसको नापना है हमको। मतलब इतना लंबा पेड़ क्या किया, काट दिए, इतना लंबा क्या है, लकड़ी है, इसको मापना है। तो क्या है, भौतिक राशि है, तो मतलब इसको क्या करना है, मापने की आवश्यकता पड़ेगी। किस चीज़ की, मापन यंत्र की। तो प्रत्येक मापक यंत्रों द्वारा प्रेक्षित मानों अथवा एक ही मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित भिन्न भिन्न मानों तथा भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान के बीच कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। मतलब सैद्धांतिक रूप मतलब मूल मान, जो सैद्धांतिक रूप मतलब सिद्ध किया गया कि मतलब इतना ही फिक्स है। क्या है, भिन्न भिन्न मानों का भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान, उसका जो वास्तविक मान है या सैद्धांतिक मान हमने जो मापा है, या वास्तविक मान जो उसका मूल वैल्यू है, में क्या होता है, कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। तथा प्रेक्षित मान के बीच का यह अंतर त्रुटि कहलाता है। जबकि वास्तविक मान जो उसका मूल वैल्यू है और प्रेक्षण हमने क्या किया, नापा। वास्तविक मान क्या था, वास्तविक कह रहा क्या, कोई 2 मीटर का रहा है, कोई क्या कर रहा है कि हमने नापा तो क्या आ गया, 2 से थोड़ा सा कम ही आ गया। हमने नापने में क्या कर दी, हमको क्या था, इसको नापना था, इसको नापना था, तो क्या करना था, हमको नापना यहाँ से था और हमने क्या कर दिया, यहाँ से माप दिया। तो क्या होगा, कुछ तो अंतर 2 से कम ही आया। तो हमने क्या कर दिया कि आपने जो दिया सामान वो कम है। हमने 2 मीटर कपड़ा लिया और मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोड़ के नाप दिया, तो क्या होगा, 2 मीटर से कम हो गया, तो क्या हो गए, हमारे मापन में त्रुटि। तो कह रहा वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का अंतर क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। त्रुटि किसे कहेंगे, वास्तविक मान जो मूल वैल्यू है उसका अंतर, और जो हमने प्रेक्षण द्वारा हमने मापा है उसके अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं। त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, एक क्रमबद्ध त्रुटि जिसे सिमेट्रिकल एरर कहते हैं और दूसरा यादृच्छिक त्रुटि जिसे रैंडम एरर कहते हैं। तो एक एक कर चर्चा करेंगे। तो क्रमबद्ध यानी सिमेट्रिकल त्रुटियां होती क्या हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं। मतलब क्या, एक ही दिशा में क्या आती हैं ऐसी त्रुटियां जो क्या हो, सिर्फ एक ही दिशा में या तो धनात्मक होंगी या तो ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती हैं। और क्रमबद्ध त्रुटियों के प्रमुख स्रोत निम्न है। मतलब क्रमबद्ध त्रुटियां क्यों आती हैं, इसके कुछ स्रोत निम्न है। तो आइए आज ये देखते हैं। तो यंत्रगत त्रुटि मतलब यंत्र में त्रुटि हो, या तो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता हो, या व्यक्तिगत त्रुटि हो। तो मतलब ये 3 प्रकार से हो सकता है। कौन सी त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि मतलब 3 प्रकार से हो सकता है। तो यंत्रगत मतलब इंस्ट्रूमेंटल, मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्तता, अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन अथवा शून्यांक परीक्षण त्रुटि आदि के कारण होती है। मतलब क्या होगा, उसका जो वैल्यू है, मतलब क्या किया, मापक यंत्र क्या हो, सही ना हो, मापक यंत्र में ही त्रुटि हो, तो क्या आएगा, तो यह क्रमबद्ध त्रुटि आ सकती है। तो मापक यंत्र में क्या होगी गड़बड़ी, यदि एक कम प्रतिरोध के वोल्टमीटर को एक अधिक मान के प्रतिरोध लोड के समांतर क्रम में जोड़ दें तो वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर त्रुटिपूर्ण होगा। मतलब क्या है, कम प्रतिरोध का वोल्टमीटर को लेकर क्या करेंगे, अधिक प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कम प्रतिरोध का वोल्टमीटर अधिक प्रतिरोध। अब मतलब कम, अब इतना बड़ा नापना है तो हमको क्या करना है, हमको 2 किलो वजन उठाना है, तो अब 1 किलो बाट पे रखेंगे 2 किलो का वजन, वो ये क्या कर सकता है, 1 ही किलो तौल सकता है। और उस पर क्या करें, 2 किलो रखें तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा या तो अधिक गलत बताएगा। तो क्या होगा, 1 किलो उसका वजन है नापना है तो ये 2 किलो थोड़ा बताएगा, तो क्या होगा, त्रुटि करेगा। तो इसी प्रकार क्या कर रहा है, एक कम प्रतिरोध का हम वोल्टमीटर लेते हैं और अधिक मान के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं
तो क्या होगा, वह वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर क्या होगा, त्रुटिपूर्ण होगा। करा प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, इधर ड्यू टू इम्परफेक्शन, मतलब प्रायोगिक तकनीक या कार्य विधि में अपूर्णता, मतलब हमने सही से प्रयोग नहीं किया। यह त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों से बेखबर होता है। मतलब क्या हो रहा है, बाह्य वातावरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठंडी गर्मी आ रही है तो क्या हो रहा है, उससे बेखबर है, उसका ध्यान नहीं है। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें पूर्णतः युक्ति पाना लगभग असंभव सा है। मतलब पूर्णतः क्या करना, युक्त पाना, जिनसे क्या हो रहा है, हम क्या कर उससे मुक्ति पा सकते हैं, वह क्या है, मुक्ति पाना, युक्ति करें, मुक्ति पाना क्या है, संभव नहीं है। इस प्रकार क्या हो सकता है, त्रुटि हो सकता है। जैसे कैलोरीमीटर के प्रयोग में विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि होना। जो कैलोरीमीटर होता है मतलब ऊष्मा का जो मापन करता है, उसके क्या होता है, जब विकिरण होता है तो क्या होता है, उसमें ऊष्मा की हानि हो जाती है, जिससे क्या होता है, अब कैलोरी माप चाहे कितने भी कुचालक आवरण से क्यों न घिरा हो, मतलब क्या किया जाए, ऐसा आवरण उसको क्या किया, कितना हो बड़े आवरण से घेर दिया जाए, लेकिन क्या होगा, उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि हो जाएगी, तो क्या करेगा, वह कम ही बताएगा ना। अब क्या है, हमने 1 लीटर तेल लिया, उसमें से क्या हो गया, थोड़ा सा हमने क्या किया, दूसरे डिब्बे में गिराया, गिर गया, कम हो गया, तो क्या होगा, वह मापेंगे तो क्या होगा, उसमें त्रुटि आएगा ही आएगा। उसी तरह क्या रहा, कैलोरीमीटर जो ऊष्मा को, कैलोरी को मापता है, तो क्या करेगा, वह चाहे कितना भी क्यों हो, कुचालक से ढका हुआ हो, लेकिन क्या होगा, ऊष्मा की हानि कुछ न कुछ करेगा ही। तो ये त्रुटि आ जाएगी प्रयोग करते समय। फिर है व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। करा इन त्रुटियों के घटित होने का मुख्य कारण प्रेक्षक की लापरवाही है। किसकी, हमारी आपकी लापरवाही है। यदि हम किसी चीज़ को करा प्रकाशी मंच पर सुई की स्थिति का पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति में थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में क्या होगा, लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगी। क्या करेंगे, यदि क्या करते हैं हम थोड़ा बाईं ओर रख देंगे तो क्या होगा, पढ़ने में क्या होगी, थोड़ी लंबन होगी, लंबन के कारण क्या हो जाएगी, थोड़ी सी त्रुटि आ जाएगी। ये सब क्या करेंगे, ये सब एक्सपेरिमेंट अब कहाँ पढ़ेंगे, जब फिजिक्स लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये सब प्रयोग करेंगे प्रकाशी मंच पर। करा है। अब अगला है यादृच्छिक यानी रैंडम एरर। हमने तो अब तक क्या किया, क्रमबद्ध त्रुटि पढ़ा, अब क्या है, रैंडम। करा मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। मापन में क्या हो रही है, अनियमित रूप से, मतलब क्या हो रहा है, नियमित नहीं हो रही है। वो तो क्या था, नियमित हो रहा था, लेकिन ये क्या, अनियमित त्रुटि, रैंडम एरर। इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक हैं, और चिन्ह और परिमाण में क्या कहते हैं, यादृच्छिक हैं। कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक भिन्न हो। मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, एक ही चीज़ को बार बार माप रहा है तो क्या होगा, कभी कुछ अंतर तो आएगा ही। अब अगला है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, कर किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। मतलब किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, हम माप रहे हैं, किसी मापक यंत्र द्वारा माप सकते हैं। किसी कोई भी मापक यंत्र है उसके द्वारा क्या करें, कम से कम कितना मान। अब सेंटीमीटर स्केल है तो उसमें क्या करेंगे, कम से कम सेंटीमीटर में ही 1 सेंटीमीटर माप सकते हैं। तो मतलब क्या, कम से कम क्या माप सकता है, उसी को क्या कहते हैं, उसका अल्पतमांक कहलाता है। यदि क्या स्केल में देखते हैं तो क्या होगा, 1 mm तक मापता है। 1 mm मतलब 1-2 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। इन स्केल देखेंगे तो उसमें क्या लिखेगा, पहले तो क्या होगा, छोटे छोटे 10 खाने देगा, उसके बाद 1 2 3 लिखेगा, उसके बाद फिर बड़े बड़े खाने देगा, 1 2 3 लिखेगा। मतलब क्या कर सकता है, 1 mm तक क्या कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक स्केल आपका माप सकता है। तो वही क्या कर रहा है, मतलब कम से कम मापने वाला, कम से कम छोटा से छोटा जो मान मापेगा वही क्या कहलाएगा, अल्पतमांक कहलाता है। करा किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान क्या कहलाता है, उसका अल्पतमांक उस मापक यंत्र का कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। मतलब जितना उसका अल्पतमांक है उतना ही सही होगा। यदि हम चाहें उससे थोड़ा सा कम मापना तो क्या कर सकते हैं, नहीं माप सकेंगे और त्रुटि आ जाएगी। अल्पतमांक में त्रुटि, इसमें भी त्रुटि आ सकती है।
यह एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबद्ध होती है और अल्पतमांक त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि की श्रेणी में एक सीमित परिणाम तक ही रखा जा सकता है। मतलब यादृच्छिक जो त्रुटि थी, रैंडम एरर था, उसी त्रुटि में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और यह त्रुटि क्रमबद्ध और यादृच्छिक दोनों के ही साथ होती है। या तो क्रमबद्ध त्रुटि हो या यादृच्छिक त्रुटि, दोनों त्रुटि के भी साथ भी हो सकती है। मतलब दोनों में ही क्या हो सकती है, त्रुटि आ सकती है। अगला है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है? कह एक मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का अंतर उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। या निरपेक्ष त्रुटि गणितीय रूप में कह सकते हैं वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। यदि क्या हो, प्रेक्षित मान क्या हो गया, अधिक आ गया, तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी को घटा सकते, जो अधिक रहेगा उसी को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। या तो वास्तविक मान अधिक होगा या प्रेक्षित मान। प्रेक्षण किया क्या हो गया, 2 मीटर की जगह पर क्या 2.1 मीटर नाप दिया, तो क्या हो गया, प्रेक्षित मान अधिक हो गया, तो क्या करेंगे, प्रेक्षित मान में से वास्तविक। इसलिए क्या किया गया, ये लगभग का चिन्ह होता है। ये लगभग क्या कहता है, ये जो ऐसे चिन्ह बनाते हैं क्या, लगभग बराबर, लगभग का चिन्ह है। या तो क्या, जिसमें से जो अधिक है उसमें से घटा दीजिए। तो क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। और क्या था, और कौन सी त्रुटि थी, और त्रुटि वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो क्या हो गया, ये त्रुटि हमने निकाल लिया। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है और यहाँ भी वही पढ़ा है। मतलब हमने सूत्र निरपेक्ष त्रुटि था, मतलब निरपेक्ष त्रुटि मतलब किसी के सापेक्ष। त्रुटि क्या कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान है। अब हम क्या करना, त्रुटि कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं, प्रूफ एक देख लेते हैं। माना भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उनके मान क्रमशः a1, a2, a3 डॉट an है। मतलब क्या कर रहे हैं, हमने 3-4 बार नापा, एक बार मापा तो a1 आ गया, दूसरी बार मापा a2 आ गया, तीसरी बार a3 डॉट an तक आता है। तो था मापन की निरपेक्ष त्रुटि हमको निकालना है। तो डेल्टा a1 निकालेंगे। a में से क्या करेंगे, पहले तो a में से a1 घटाएंगे, फिर a में से a2 घटाएंगे, a में से a3 डॉट an तक घटाएंगे। तो क्या होगा, यही क्या होगा, त्रुटि आएगा डेल्टा an बराबर a माइनस an। अब हमको क्या करना है, माध्य औसत त्रुटि निकालना है। ये तो क्या था, ये हमने त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि निकाल लिया। अब माध्य औसत त्रुटि निकालना है। तो माध्य औसत त्रुटि निकालेंगे कैसे, मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य या औसत कर कई सारे त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़कर भाग दे देंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। मतलब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। मैथ में आपने समांतर माध्य हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा। तो गणितीय रूप से क्या करते हैं, जितने भी वैल्यू होते हैं सबको जोड़कर क्या करते हैं, उन जितनी संख्या में आए रहते हैं उसके भाग दे देंगे, क्या हो गया, माध्य समांतर माध्य निकल जाता है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a मान लेते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को तो डेल्टा a से परिचित करते हैं। तो क्या गया, पहले डेल्टा a1 आया, डेल्टा a2, डेल्टा a3, ये सब क्या डॉट डेल्टा an तक क्या आ गया, त्रुटि आया। मतलब n वैल्यू लिए तो क्या किया, n से भाग दे दिए, और n से भाग देंगे तो सूत्र होता है डेल्टा a बार बराबर 1/n सिग्मा i बराबर 1, i बराबर i का मान 1 से लेकर n तक। तो डेल्टा a i मान में रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, n से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला आ गया सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक रिलेशन या फ्रैक्शनल एरर। तो किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, मतलब कोई भौतिक राशि है उसके विभिन्न प्रेक्षण, मतलब अलग कई प्रेक्षण किए, उसके माध्य की निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात। जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आया और क्या किया, जो भौतिक राशि है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकल जाएगी। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आर मतलब रिलेटिव यानी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो डेल्टा ए मतलब क्या हो गया, जो माध्य त्रुटि आया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या किए, वास्तविक मान क्या था, ए था,
और निरपेक्ष त्रुटि हमने क्या किया था, डेल्टा ए, तो दोनों में भाग दे देंगे, क्या जाएगा, माध्य सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि। और परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करें, 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। यानी परसेंटेज एरर करें भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। इसको क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज लगा लेंगे, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 बड़ा परसेंट में आ जाएगा। फिर करा त्रुटियों का संयोजन। अब कई सारी त्रुटियों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो कैसे जोड़ते हैं, भिन्न भिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि संयोजनार्थ उस संक्रिया विशेष में संबद्ध नियम की आवश्यकता होती है। मतलब क्या आ गया, त्रुटि को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना है, गुणा करना है या भाग करना है। तो संकलन एवं व्यकलन में त्रुटि, यदि क्या है, जोड़ने और घटाने में त्रुटि आती है तो क्या करेंगे, एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। माना भौतिक राशि एक्स वाई जेड है और जहाँ पर एक्स बराबर जेड क्या है, एक्स प्लस वाई में है, जेड का मान क्या है, एक्स प्लस वाई है, जो जेड है एक्स प्लस वाई के बराबर है। यदि क्या करते हैं हम जेड को मापते हैं तो कुछ त्रुटि आती है, यदि एक्स को मापे तो कुछ त्रुटि आए, वाई को मापे त्रुटि आए, तो बराबर कैसे आएंगे, इस त्रुटि को क्या करेंगे, कैसे हम ज्ञात जोड़ेंगे कि हमको पता चले क्या हमारा वैल्यू सही है। तो सीमांत त्रुटियाँ क्रमशः मान लेते हैं क्या है, एक्स में डेल्टा एक्स, वाई में डेल्टा वाई और जेड में डेल्टा जेड, क्या है सब त्रुटियाँ हैं। तो जेड में क्या करेंगे, डेल्टा जेड जोड़ देंगे, जोड़ घटा देंगे, और एक्स में डेल्टा एक्स वाई और प्लस वाई में डेल्टा एक्स वाई। तो त्रुटि क्या करेंगे, त्रुटि को एक साथ जोड़ दें, अतः संकलन में क्या होती है, महत्तम त्रुटि क्या होगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो इसमें ज़्यादा कुछ जोड़ में तो कुछ नहीं, जोड़ घटाने में क्या था, कोई दिक्कत नहीं था, ये तो सिंपल था। लेकिन क्या है, गुणन एवं विभाजन में ये त्रुटियाँ क्या होंगी, कुछ अलग दिखाती हैं। मान लीजिए जेड बराबर एक्स इंटू वाई, जेड क्या है, एक्स और वाई का गुणनफल है, तब तो त्रुटि कुछ बदल जाएगी। जेड में डेल्टा जेड जोड़ते हैं, मतलब ये त्रुटियाँ क्रमशः क्या होंगी, इतना होंगी, जेड में डेल्टा जेड जोड़े, एक्स में डेल्टा एक्स जोड़े घटाए, और वाई में प्लस माइनस डेल्टा वाई जोड़े। फिर तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या करेंगे, अब दोनों का गुणा है तो क्या करेंगे, गुणा तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इस प्रकार आएंगे। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई क्या है, यह वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब क्या करेंगे, अब 0.2 में क्या करेंगे, 0.2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 यानी 0.04 आ जाएगा। मतलब 0.2 में जितने दशमलव संख्या को क्या करेंगे, छोटी संख्या में जो छोटी संख्या में छोटी संख्या गुणा करने पर क्या और छोटी संख्या आती है, तो क्या करें, इसको नगण्य ले लेंगे। क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई काफ़ी छोटी राशि है, अतः इसका और गुणक अधिक छोटा हो जाएगा, इसका जो क्या है, इसका गुणक और अधिक छोटा हो जाएगा, इनका गुणनफल अधिक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए अन्य पदों की तुलना में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, समझ लेंगे क्या यह है ही नहीं। तब जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर एक्स इंटू वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो LHS में जेड और RHS में एक्स वाई से भाग देने पर, अब क्या करते हैं, LHS में जेड से और RHS में एक्स वाई से क्या करेंगे, भाग देने पर। तो अतः जेड के महत्तम मान के लिए भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड मैक्सिमम और डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई। तो क्या करेंगे, इस प्रकार क्या हो जाएगा, हमको ये इतना मिल जाएगा भिन्नात्मक त्रुटि महत्तम मान के लिए। यदि डेल्टा एक्स अपान एक्स और डेल्टा वाई अपान वाई और डेल्टा जेड अपान जेड क्रमशः एक्स वाई जेड में क्या हो, भिन्नात्मक त्रुटि है, जहाँ क्या है, डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई डेल्टा जेड अपान जेड क्या है, सब एक्स वाई जेड में क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि हैं। इसी प्रकार भागफल विभाजन की क्रिया में यदि जेड बराबर क्या दिया हो, एक्स वाई हो, यदि जेड बराबर एक्स वाई हो तब कैसे त्रुटि निकालेंगे। तो जेड प्लस डेल्टा जेड, इसमें क्या करेंगे, एक्स डेल्टा एक्स वाई डेल्टा एक्स जोड़ घटा देंगे, फिर वाई में डेल्टा एक्स वाई। तो क्या करेंगे, चूँकि इसमें क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका पावर क्या है, 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम क्या करना है, तो इतना अब हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इसमें से क्या करेंगे, एक्स वाई कामन कर लेते हैं, तो एक्स वाई कामन कर लेंगे, इसमें से एक्स कामन कर लेते हैं तो 1 बच जाएगा और डेल्टा एक्स अपान एक्स बच जाएगा, इसमें से वाई कामन करेंगे तो वाई 1 बच जाएगा और डेल्टा वाई अपान वाई का पावर
-1। 3-4 प्रैक्टिस करेंगे आसानी से आ जाएगा। तो द्विपद प्रमेय से विस्तार करके उच्च घात को छोड़कर, अब द्विपद प्रमेय से क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, तो क्या होता है, यदि कोई संख्या दिया है, क्या द्विपद प्रमेय कहता है, आप इंटर में मैथ में पढ़ेंगे, द्विपद प्रमेय कहता है क्या है, कोई संख्या ऐसे दिया है उसका घात क्या इतना है, तो जब प्रसार करेंगे तो इसका प्रसार बहुत लंबा होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, जो माइनस घात है क्या होगा, अंदर आ जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा, इतना क्या जाएगा 1 - x के बराबर हो जाता है द्विपद प्रमेय। बस इतना ही आपको जानना है, इतना जान लेंगे बहुत ही आपके लिए। फिजिक्स में इसी का इतना ही यूज है, ज़्यादा यूज है नहीं। तो जिसका जहाँ यूज पड़ेगा, अवकलन समाकलन का जहाँ यूज पड़ेगा, हम आगे सब बताते रहेंगे आपको। मैथ यदि आप बायोलॉजी से हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में, टेंशन मत लीजिए। चूँकि क्या किया, यहाँ पर माइनस था तो क्या आ गया, ये -1 आ गया यहाँ, और ऊपर से माइनस हट गया, तो प्लस माइनस था तो क्या माइनस आया, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो z + डेल्टा z x/y, -y इसमें कॉमन, इसमें -y कॉमन हुआ था, क्योंकि क्या था, पावर माइनस था तो क्या होगा, -y कॉमन होगा ना, तो -y कॉमन हुआ था, तो 1 + डेल्टा x/x, 1 - डेल्टा y/y। जेड से जेड में भाग देंगे तो एक आ जाएगा, और डेल्टा z/z, और डेल्टा x में x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x, और डेल्टा y में y से भाग देंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से y में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, y + डेल्टा y/y। तो उम्मीद है यहाँ तक, एक सेकंड, इसमें एक का गुणा करेंगे इसमें इतना आएगा, और डेल्टा x/x का गुणा करेंगे तो इसमें इतना आ जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो डेल्टा y/y, और इसमें करेंगे डेल्टा x × डेल्टा y/x/y। तो क्या डेल्टा x/डेल्टा y और x/y। अब क्या करेंगे, यदि 2 में क्या करते हैं, 2 × 3 है, और यह क्या 5 × 8 है, तो क्या करेंगे 6 में क्या करेंगे, 8 पे 2 3 6 में 40 से भाग देंगे क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, छोटी संख्या में क्या करेंगे, बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटा होता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे, इसका मान 1 से बहुत कम है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो आ जाएगा जेड के मापन में महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा, ये 1 से क्या होगा, 1 से 1 ये कट जाएगा, और डेल्टा z/z मैक्सिमम डेल्टा x/x और डेल्टा y/y। यही क्या था, ये गुणनफल में भी त्रुटि था, भिन्नात्मक त्रुटि, और क्या है, भागफल में भी त्रुटि आ गया, महत्तम भिन्नात्मक त्रुटि, जेड के मापन में क्या आएगा, इतना ही त्रुटि आ सकता है। अब आइए आगे देखते हैं, मापित राशि की घात में त्रुटि। यदि किसी राशि को क्या करते हैं, मापते हैं, तो उसके घात में भी त्रुटि आ सकता है। तो मान लीजिए z बराबर x का पावर m है, z बराबर x का पावर, दोनों तरफ का लाग लेंगे तो लाग z बराबर m लाग x। तो लाग पहले हाई स्कूल में पुराने सिलेबस में लॉग पढ़ना रहता था, लॉगरिथम पढ़ना था, लेकिन क्या है वो सिलेबस से हटा दिया जब से NCERT आ गया। तो यदि कोई संख्या दिया लॉग लेंगे तो क्या हो गया, लॉग जेड हो जाएगा, लॉग जेड और लॉग एक्स, लेकिन एक्स का पावर यम है, तो यम जो होता है क्या यहाँ आगे आ जाएगा, तो यही कि हमने यहाँ पर लिख दिया, लॉग जेड बराबर यम लॉग एक्स। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तब उसके बाद कर उक्त समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर, मतलब इसका अवकलन करेंगे, लॉग जेड यम लॉग एक्स, इसका आंशिक रूप से अवकलन करेंगे तो डेल्टा जेड आ जाएगा, और यम का और log x का डेल्टा x/x आ जाएगा, यम क्या आ जाएगा, यम को बाहर निकाल लेंगे तो डेल्टा z/z के सापेक्ष को करेंगे डेल्टा z/z, और इसका करेंगे तो डेल्टा x/x। बस इतना ही जानिए, ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आएगा। और प्रतिशत त्रुटि निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो इतना परसेंटेज इधर आ जाएगा। आइए देखते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सार्थक अंक होता क्या है, इसे क्या कहते हैं। किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब जिस अंक को करते हैं वैल्यू हमें समझ में आता है, मतलब क्या, यदि हम क्या करें 3.3 मीटर मापे तो सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। सार्थक अंक किसे कहेंगे, इसके आगे अभी हम कैसे सार्थक अंक पता करेंगे, किस अंक में कितने सार्थक अंक है, आइए आगे देखते हैं। करें किसी मापन में क्या करें, किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसमें सम्मिलित सभी विश्वसनीय अंक, जहाँ तक हमने क्या किया मापन किया है,
एक संदिग्ध अंक या सार्थक अंक कहलाते हैं। और किसी भौतिक राशि के मापित मान की किसी अन्य पद्धति में अभिव्यक्ति से उस राशि के सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या किया गया, अन्य पद्धति से क्या कर रहे हैं, उसको व्यक्त करते हैं, तब भी क्या होगा, सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वरन सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करता है। मतलब जो सार्थक अंक की संख्या है उस किस पर निर्भर करता है, मापक यंत्र के अल्पतमांक पर। जिस यंत्र से क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, उसके अल्पतमांक पर क्या करता है, निर्भर करता है। और सार्थक अंकों की गणना हेतु कुछ सामान्य नियम हैं। हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों की क्या करते हैं, गणना करते हैं, तो इसके क्या है, कुछ सामान्य नियम हैं। तो आइए कैसे गणना करेंगे। समस्त अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, जैसे कि संख्या 1855 में 4 सार्थक अंक हैं। मतलब सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब क्या होगा, जितने मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य, मतलब शून्य को छोड़कर सभी संख्या क्या होती हैं, सार्थक अंक। जैसे 1855 हम उदाहरण के लिए लिया तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। 1525 लिया तो इसमें भी 4 हैं। 125 4 2 तो इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो मतलब ये सार्थक अंक ऐसे निकालेंगे। दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है, जैसे कि दो अशून्य, मतलब दो शून्य संख्या ना हो, मतलब 5 में क्या हो, बीच में 0 4.08 ऐसे दिए तो क्या होंगे, सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। मतलब 2 4 2 6 सार्थक अंक हो गए। अभी आगे भी और देखते हैं। कर दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य सार्थक अंक नहीं होता। मतलब दशमलव के दाहिने, दशमलव ये दिया है, इसके क्या है, दाएं तरफ, दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं, मतलब दाहिने तरफ इधर जाएंगे ना, तो मतलब ए, और एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य, मतलब एक अशून्य अंक है जो शून्य नहीं है, उसके बाएं का शून्य सार्थक नहीं होता। मतलब एक अशून्य अंक 1 है, इसके बाएं का क्या है, जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो सार्थक अंक क्या आएंगे, 2 ही हैं इसमें। मतलब कह रहा दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव बिंदु के दाहिने तरफ तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य, एक अशून्य अंक दशमलव के दाएं गए और एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य क्या होगा, सार्थक अंक नहीं होता, इसलिए इसमें क्या है, 2 ही सार्थक अंक हैं। कर एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब एक ऐसा संख्या जिसमें क्या है, दशमलव नहीं है, जैसे कि संख्या दिया 12,400 सेंटीमीटर या 1,24,000 सेंटीमीटर ये मिलीमीटर में क्रमशः 3 ही सार्थक अंक हैं, जैसे 1 2 4, 1 2 4 ही क्या है, सार्थक अंक हैं। क्यों, करा ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, अंतिम के अंक या आने वाले अंक, अंतिम में आने वाले अंक क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो ये क्या, इसमें 1 2 4 ही क्या है, सार्थक अंक हैं। कर ऐसी संख्या, अगला पॉइंट, कर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु हो के क्या होते हैं, अनुगामी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। दशमलव बिंदु हो तो क्या होंगे, कि बिंदु हो तो क्या होंगे, सार्थक अंक, जैसे 3.500 0.03500 में क्रमशः 4 4 सार्थक अंक हैं। मतलब क्या, दशमलव के बाएं दाएं तरफ क्या होगा, 0 है तो सार्थक अंक होगा नहीं। तो लेकिन ये क्या है, 4 संख्या है, सार्थक अंक है। इसमें भी 4 संख्या है, चारों सार्थक हैं। 3 5 और 2 9 0 क्या है, सार्थक अंक हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है किसी समीकरण, कोई समीकरण दिया है कि ये गुणन या विभाजन में इस समीकरण का गुणा करते हैं या भाग करते हैं, यथार्थ होते हैं और उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। किसी भी क्या करें, संख्या में गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होंगे, अनंत सार्थक अंक होंगे। जैसे d बराबर 2r या r बराबर s/2 पाई में गुणांक 2 एक यथार्थ संख्या है जिसे आवश्यकता अनुसार 2.0 या 2.00 या 2.00 इत्यादि तरीकों से लिखा जा सकता है। मतलब क्या है, सब सार्थक अंक होंगे। अब सार्थक अंक एवं गणितीय संक्रियाएं। सार्थक अंक में क्या करेंगे, गणितीय संक्रियाएं, सिग्निफिकेंट फिगर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, गणितीय ऑपरेशन संक्रियाएं करेंगे।
कर सार्थक अंकों की गणितीय संक्रियाएं संपादित करते समय निम्नलिखित दो बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या करें, सार्थक अंकों का गणितीय संक्रियाएं संपादित करते समय क्या निम्नलिखित दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। जैसे अंतिम परिणाम उतना ही परिशुद्धता के साथ दर्शाया जाना चाहिए जो कि निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता के संगत हो। मतलब जो भी निवेशित मान जो जिसमें क्या किया मान निवेश किया जाता है क्या परिशुद्धता के संगत हो। करा गणितीय संक्रियाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह आधारित है। संक्षेप में गणितीय संक्रियाओं के द्वारा किसी भी मापित मान की यथार्थता किसी भी तरह बढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब क्या कहते हैं, गुणा भाग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसकी यथार्थता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। और कह रहा अंतिम परिणाम उतना ही परिशुद्ध होता है जितना कि दर्शाया जाना चाहिए। मतलब अंतिम जो परिणाम निकालते हैं गुणा भाग करने पर क्या उतना ही शुद्ध होगा जितना दर्शाया जाता है। जैसे निवेशित मानों में परिशुद्धता के संगत हो, मतलब जो मान पहले से था वैसी के क्या परिशुद्धता के बराबर हो। अब कह रहा संकलन एवं व्यकलन, जोड़ एवं घटाना। संकलन का मतलब जोड़, व्यकलन का मतलब घटाना। तो संख्याओं के संकलन एवं व्यकलन के से प्राप्त परिणामों में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। मतलब जोड़ घटाना करते समय उतने ही क्या करेंगे, सार्थक अंक रहने देंगे जितना पहले से ही थे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, किसी सरल रेखा के विभिन्न रेखाखंडों की लंबाई 8.26 सेंटीमीटर, 2.3 आ गया, 2.89 सेंटीमीटर, 7.62 सेंटीमीटर हो तो इसमें एक रेखा खंड 2.3 सेंटीमीटर ऐसे यंत्र से मापा गया है जिसका विभेदन अल्पतमांक क्या था, 0.1 सेंटीमीटर था। अब सार्थक अंक के प्रयोग से रेखा की संपूर्ण लंबाई दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके माप को ज्ञात कर सकते हैं। या तो सभी मापित मानों के दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित करके उनके पश्चात रेखाखंडों की लंबाई का योग कर लिया जाए, या तो क्या करेंगे इनका राउंड ऑफ कर दें। पूर्णांकित करना मतलब राउंड ऑफ करना, इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो 8.3 सभी को क्या किए एक अंक तक ले लिया और इसके बाद क्या किए 21.3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ये तो क्या था पहला मेथड जोड़ने का। अब क्या कीजिए इसको सार्थक अंक तक लेंगे, क्योंकि मापित राशियों के दहाई का स्थान सार्थक अंक है अतः सुविधा के लिए मापित राशियों को सैकड़े का स्थान सार्थक स्थान से एक स्थान अधिक तक पूर्णांकित करके फिर साधारण गणितीय रूप से योग करके प्राप्त अंतिम परिणाम को दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या किए सभी को क्या किए दशमलव के दो स्थान तक कर लिए, 8.26, 2.3, इसको 0 बढ़ा लिए, 2.89 और 7.76। अब सभी को क्या करेंगे जोड़ दिए तो 21.21 आ गया और इसको क्या किए एक अंक तक ले गए तो यानी 21.2 आ गया ये। फिर करा अतः योग का व्यकलन की क्रिया संपादित करने से पूर्व ही यदि मापित राशियों का पूर्णांकन आवश्यक सार्थक अंकों तक कर लिया जाए तो प्राप्त परिणाम की अशुद्ध होने की संभावना प्रबल होती है। वहीं पर यदि मापित राशियों का संक्रियाओं से पूर्व यदि उपयुक्त सार्थक अंक से एक अंक अधिक तक पूर्णांकन कर लिया जाए तो प्राप्त परिणाम अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होगा। यदि क्या कर लेते हैं, यदि प्राप्त परिणाम को क्या अशुद्ध होने की संभावना प्रबल होती है कब, यदि क्या करें पूर्णांक अंकों तक कर लिया जाए, मतलब संपादित करने से पूर्व ही यदि मापित राशियों का पूर्णांकन आवश्यक सार्थक अंकों तक कर लिया था। यदि आवश्यक जो सार्थक अंक आवश्यक हैं वहाँ तक कर लेंगे तो क्या होगा त्रुटि ज़्यादा होगी। लेकिन क्या करेंगे यदि उपयुक्त सार्थक अंक से एक अंक अधिक तक जो सार्थक अंक दिया है उससे क्या करें एक अंक अधिक तक क्या करें यदि हम पूर्णांकन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वह मान बहुत ही शुद्ध होगा। करा गुणन एवं विभाजन में कर संख्याओं के गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्याएं हैं। मतलब जो सबसे कम सार्थक अंक की मूल संख्या मतलब 2.3 है, इसमें कितने हैं दो ही सार्थक अंक हैं, 2.03 है तो इसमें क्या है इसमें तो दो ही सार्थक अंक इसमें भी, लेकिन क्या करें दो ही सार्थक अंक तक क्या करेंगे लेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे इसी मान के क्या करेंगे लेंगे, मतलब सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या ही लेंगे गुणा करने में और बाकी को क्या करेंगे छोड़ देंगे। करा अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, मतलब राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन मतलब जो भी अननेसेसरी क्या है डिजिट है उनको राउंड ऑफ करना मतलब हटाना। पूर्णांकन प्रक्रिया में
प्रयोग किए जाने वाले नियम निम्न हैं। मतलब पूर्णांकन मतलब राउंडिंग आप करने में क्या है, कुछ नियम निम्न हैं। यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया मतलब क्या किया, जैसे लिखता है 4.56 लिखता है तो क्या कहते हैं एक अंक छोड़ दो, राउंड आप कर दो 4.5 लिख दो। तो मतलब इसको हटाएंगे तो इसमें एक बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, इसके बारे में अभी देखते हैं। तो पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक यदि 6 को छोड़ते हैं, यदि 5 से अधिक है, मतलब ये छोड़ा जाने वाला अंक क्या है 5 से अधिक है, तो छोड़े जाने वाले अंक के ठीक पहले के अंक में 1 की वृद्धि कर ली जाती है। तो 5 से अधिक है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4.6। यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से कम है तो उसके ठीक पहले वाले संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि क्या रहता है 4.5 4 रहता तो क्या लिखते, इसको 4.5 ही लिखते, लेकिन क्या है 5 से अधिक था, इसलिए क्या किया गया, हमने यहाँ पर एक बढ़ा लिया, लेकिन 5 से कम है तो इसलिए क्या किया गया उतना ही लिखिए। जैसे एग्जाम्पल 2.236, 6 को छोड़ने पर 2.24 होगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। इसी प्रकार 2.33 के अंकों का पूर्णांकन करना तो 3 छोड़ने पर 2.33 होगा, क्योंकि छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है 3 5 से कम है। फिर अगला कह रहा है पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 हो तो पूर्णांकन की प्रक्रिया में 2 उपनियम लगेंगे। मतलब क्या हो, छोड़ा जाने वाला अंक क्या हो 5 हो, छोड़ा जाने वाला अंक क्या हो ठीक 5 हो तो पूर्णांकन में 2 नियम लगते हैं, 2 नियम लगेंगे। यदि छोड़े जाने वाली संख्या के ठीक पहले 1 3 5 7 9 मतलब क्या हो विषम संख्या हो, तो 5 को छोड़ने के बाद विषम संख्या में 1 इकाई का वृद्धि कर देंगे। 5 को छोड़ रहे हैं तो क्या, यदि देखिए 4.5 है तो कह रहा है छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है 5 है। जब 5 है तो इसके पहले देखेंगे विषम संख्या 5 विषम संख्या है, तो क्या करेंगे तो इसमें 1 बढ़ा देंगे 6 कर देंगे। यदि कह रहा छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है 5 है और उसके पहले क्या हो सम संख्या यानी 2 आ गया, सम संख्या है तो उसके पूर्व की संख्या में के मान में क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 4.2 सीधा लिख देंगे। यदि सम संख्या हो तो कोई परिवर्तन नहीं, विषम संख्या हो तो क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे। फिर कह रहा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली छड़ का 2 बिंदुओं पर व्यास क्रमशः 1.245 है तथा 1.255 सेंटीमीटर है। अब यदि इस छड़ के व्यास को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना हो तो इसके मान क्रमशः 1.24 एवं 1.26 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि क्या इसके आगे क्या है 5 को छोड़ रहे हैं तो इसके आगे सम संख्या है तो क्या लिख देंगे 1.24 सीधे, और 5 को छोड़ रहे हैं इसके आगे क्या है विषम संख्या है तो क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं भौतिक राशियों की बीमाएँ। भौतिक राशि की बीमाएँ होती क्या हैं। पहला हेडिंग है भौतिक राशि की बीमाएँ, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी राशि की बीमा निकालना है, किसी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालेंगे। कह रहा किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मतलब किसी राशि की क्या करना है बीमा बताना है तो क्या करेंगे उस राशि के क्या करेंगे मात्रक पर क्या करेंगे घात के रूप में लिखेंगे, तो ये क्या कहलाएगी उस राशि की बीमा। जैसे वेग का मात्रक निकालना है तो वेग का सूत्र होता है लंबाई बटे चौड़ाई, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन नहीं लंबाई और समय। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक पर क्या करेंगे लंबाई का मात्रक क्या 1 घात और समय का मात्रक नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 घात, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा समय। तो इस बीमा तो अभी निकालने के कारण भौतिक राशि की बीमाएँ किसे कहते हैं, अब बीमा निकालने के लिए आगे देखेंगे। तो लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक पर माइनस कर इस प्रकार वेग का मात्रक प्राप्त करने के लिए हम लंबाई के मात्रक पर 1 घात तथा समय के मात्रक पर -1 घात होती है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर यानी यम और समय यानी टी। इसको क्या करेंगे टी, अभी आगे ये सब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा यम टी का पावर -1। बीमा इस तरह निकालेंगे, तो अभी आगे देख रहे हैं कैसे बीमा निकालेंगे। कह रहा बीमी सूत्र होता क्या है, अब बीमी सूत्र निकालना है तो बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे। कह रहा किसी भौतिक राशि का बीमी सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि को
किस मूल राशि की कितनी बीमाएं हैं। और कोई जो मूल राशि है उसकी क्या है, कितनी बीमाएं हैं, इसको क्या कहते हैं, मूल राशि के ऊपर क्या करें, घात के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कह रहा है यांत्रिकी तथा उष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की बीमाएं लिखने के लिए हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से तथा ताप को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी और समय में सी, ताप में डी हो तो उस राशि की बीमाएं हो जाएंगी एल का पावर ए, एम का पावर बी, टी का पावर सी और थीटा का पावर डी। तो यह उस राशि की क्या है, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र को क्या करें, हमेशा बड़े कोष्ठक में क्या लिखेंगे, यह बात ध्यान रखिएगा। अब बीमी समीकरण होता क्या है, तो कह रहा किसी भौतिक राशि को उसके बीमी सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमी सूत्र कहते हैं। किसी भौतिक राशि को क्या करेंगे, उसके बीमी सूत्र के बराबर, जो उसका उस राशि का क्या है, बीमी सूत्र है, उसके बराबर लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होगा उसका क्या है, बीमी समीकरण उसे कहते हैं। अतः बीमी समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उसके बीमाओं के पदों में व्यक्त किया जाता है। जो कह रहा है कि क्या उसके बीमाओं के पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। बीमी समीकरण क्या होता है, वह समीकरण होता है जिसमें क्या कहता है, किसी भौतिक राशि को उसकी मूल राशि तथा उसके बीमाओं के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आयतन भी और चाल, आयतन को क्या करेंगे कैपिटल भी और चाल को क्या कहते हैं स्मॉल भी। तो आयतन को क्या करेंगे बड़े ब्रैकेट में और चाल को, तो आयतन का क्या होता है, आयतन एम का पावर 0, लंबाई द्रव्यमान का पावर 0, आयतन में क्या होगा सिर्फ लंबाई होगी, तो लंबाई का पावर क्यूब टी का पावर 0, या भी लिख सकते हैं, या एल टी माइनस 1। चाल का हो जाएगा एम का पावर 0 एल टी माइनस 1। हमने चाल का भी पीछे निकाला ही है, वेग का, वेग और चाल के क्या होती हैं, बीमाएँ सेम होती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा बीमी समीकरण एवं इसके अनुप्रयोग। बीमी समीकरण एवं इसके अनुप्रयोग, तो बीमी समीकरण क्या होता है और इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो कह रहा बीमी समीकरणों की बीमी संगत की जांच, संगत की जांच करना, मतलब बीमी समीकरण की संगत की जांच करना, मतलब कोई सूत्र दिया है उसका जांच कैसे करेंगे, क्या वह सूत्र सही है कि नहीं। तो भौतिक राशियां तभी संकलित या व्यकलित की जा सकती हैं जब उनकी बीमाएं क्या हो, समान हो। मतलब कोई भी भौतिक राशि है उसको क्या करते हैं, तभी जोड़ सकते हैं जब, और क्या करते हैं तभी घटा सकते हैं जब क्या होंगी, उनकी बीमाएं मतलब समान हो। लंबाई में से लंबाई को ही घटा सकते हैं, ना कि लंबाई में से क्या करें समय को घटाएं। केवल एक ही प्रकार की राशि का संकलन या व्यकलन कर सकते हैं। अतः बल को वेग के साथ संकलित या उष्मागतिक ताप में से विद्युत धारा को व्यकलित नहीं किया जा सकता। अतः इस सरल सिद्धांत को बीमाओं की समघातता सिद्धांत कहते हैं। मतलब वह सिद्धांत जिसे क्या हो, समान रूप से क्या घटाया जा सकता है, जो समान चीज़ है क्या समान में से, अब क्या करेंगे, आम के बदले सेब तो कोई नहीं देगा, तो आम में आम ही मिल सकता है, आम में से क्या करेंगे, आम ही निकाल सकते हैं, सेब थोड़ा निकाल पाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या संगत की जांच कैसे करेंगे, ये क्या है, सरल सिद्धांत है बीमाओं की समघातता का। इसकी सहायता से किसी समीकरण की संशुद्धि की जांच की जा सकती है। मतलब कोई भी क्या हो, कमी, संशुद्धि मतलब क्या होता है, कमी, मतलब किसी समीकरण में क्या है, कमी है सूत्र में, तो क्या करेंगे, उसकी जांच उस समीकरण की कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। कह रहा है उदाहरण के रूप में देते हैं, माना कि हमें स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए एक पिंड द्वारा h ऊंचाई से गिरते हुए एक अर्जित वेग v के समीकरण v बराबर √2gh का परीक्षण करना है। तो इस सूत्र से क्या करेंगे, v बराबर √2gh, यह क्या है, यह सूत्र सही है कि नहीं, इसकी क्या करना है, हमको जांच करना, इसका परीक्षण करना है कि क्या यह सही है कि नहीं। तो ये भी है, वेग का समीकरण होता है, सूत्र होता है बीमी सूत्र, वेग का बीमी सूत्र हमने निकाला था क्या, विस्थापन बटे समय, तो एल विस्थापन है और टी समय, तो एल टी माइनस 1। तो वेग का बीमी सूत्र हो गया एल टी माइनस 1 और गुरुत्वीय त्वरण जी का बीमी सूत्र हो गया एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 जी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग परिवर्तन यानी v बटे टी, तो वेग परिवर्तन मतलब ऊपर वेग है तो एल टी माइनस 1 और ये टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो माइनस एल टी माइनस 2 कह रहा है। तथा ऊंचाई h का बीमी सूत्र यल होगा, ऊंचाई h का बीमी सूत्र क्या होगा, यल होगा। दो क्या है, दो शुद्ध राशि है, मतलब दो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होती है, कोई बीमा नहीं होती है।
मतलब गिनती भी जितनी भी गिनती देंगी उसके क्या होगी, कोई बीमा नहीं होगी। तो बीमी सूत्र को समीकरण v बराबर √2GH में रखने पर, तो v बराबर रखते हैं √2GH, तो LT माइनस 1 हो गया, LT का पावर 2 और पावर घात क्या है 1/2 है। इसका क्या है, उसका पूरे का 2GH में क्या है GH है, तो इसका पावर क्या है 1/2 है। तो 1/2 है तो LT माइनस 2, इसने कहा 1/2 तो LT माइनस 2, जी का पावर 1/2 और L का पावर 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 L है और यहाँ पर L 1/2 है, तो दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा L बच जाएगा। और ये 2 है तो क्या करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो LT माइनस 1। तो अतः दोनों ओर क्या है, बीमाएँ समान है, अतः उपरोक्त समीकरण क्या है, सही है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, सही है। तो हम क्या कर, देखिए यहाँ सूत्र की जाँच कर लिए। अब सूत्र भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कर अब विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब किसी भौतिक राशि दे दिया कि मतलब क्या है इन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो क्या कर सकते हैं हम, उसका सूत्र भी निकाल सकते हैं या संबंध स्थापित कर सकते हैं। कर यदि हमें किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञात करना हो कि अमुक अमुक राशियों पर निर्भर करती है, मतलब कोई भी भौतिक राशि दी गई है तो उसको कह रहा है कि क्या इन राशियों पर, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर क्या करती है, इतने घात के रूप में क्या कर देती है, निर्भर करती है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह सूत्र कैसे निकालेंगे। तो हम बीमी संतुलन के द्वारा उन राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। बीमी संतुलन भी द्वारा क्या कर सकते हैं, उनकी हम उन राशियों में क्या संबंध स्थापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए क्वेश्चन दिया कि सरल लोलक के दोलन काल का उदाहरण, सरल लोलक के दोलन काल का एक उदाहरण दिया है, दे रहा है। कर माना कि हमें ज्ञात है एक सरल लोलक का दोलन काल T निम्न राशियों पर निर्भर करता है या कर सकता है, निम्न राशियों पर निर्भर कर सकता है। तो आइए देखते हैं। कर गोलक के द्रव्यमान यम पर, गोलक के द्रव्यमान T प्रोपोर्शनल टू यम और धागे की लंबाई L पर तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर, इनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हमें माना कि दोलन काल का द्रव्यमान यम की ए घात, जितनी भी संख्या दें उनकी क्या करेंगे, घात A B C D मान लेंगे। द्रव्यमान दिया तो यम की ए घात, लंबाई L की B घात और समय गुरुत्वीय त्वरण G की, गुरुत्वीय त्वरण G की, गुरुत्वीय त्वरण की घात C पर निर्भर करती है। तो T प्रोपोर्शनल टू M का A, L का B और G का C पर निर्भर करती है। तो M का पावर A प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। कांस्ट प्रोपोर्शनल का क्या होगा, एक नियतांक का क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है K। तो M का पावर A, L का पावर B और G का पावर C, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट राशि लगा देते हैं, बराबर तभी लगेगा। तो यहाँ लग गया, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर कह रहा कि एक नियतांक है, दोनों और क्या है बीमाएँ लिखने पर, तो T समय का बीमा क्या होगा, T होगा, यम द्रव्यमान का यम का पावर A, L का पावर B और G गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण का क्या आती है, बीमा होती है LT माइनस 2, तो इतना का पावर C। तो M का पावर A, L का पावर B प्लस C और T का पावर माइनस 2C। तो इधर क्या करेंगे, T है M का पावर A, यहाँ M का पावर A, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको हम M L T इधर रहते हैं, M L T लाएंगे तो यहाँ पर T का पावर खाली 1 है, तो M का पावर 0, L का पावर 0 कर देंगे। तो M का पावर 0, L का पावर 0 और T का पावर 1। तो M का A, L का B प्लस C और T का पावर माइनस 2C। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से घातों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर घात की तुलना करेंगे तो A बराबर 0 आ जाएगा और B प्लस C बराबर आ जाएगा 0 और माइनस 2C बराबर आ जाएगा 1। तो इधर आइए देखते हैं। तो बीमी संतुलन के द्वारा दोनों तरफ की क्या है, घातें समान होती हैं। बीमी संतुलन होती है तो क्या होंगी, दोनों ओर की घातें क्या होंगी, आपस में समान होगी। बीमी संतुलन विधि का प्रयोग करेंगे तो A बराबर 0, B प्लस C बराबर 0, माइनस 2C बराबर 1। तो A बराबर 0, B बराबर 1/2, B प्लस C बराबर 0, तो 2C, C का मान कितना आ गया, माइनस 1/2। तो यहाँ पर C रखेंगे, C का मान 1/2 रखेंगे तो इधर पश्चान्तर कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, B का पावर 1/2। तो A B C का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो आ जा रहा है T बराबर K M का पावर 0, L का पावर 1/2, G का पावर माइनस 1/2। तो T बराबर √L/G। यही सरल लोलक का क्या है, सूत्र है। स्पष्टतः सरल लोलक का दोलन काल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब द्रव्यमान पर क्या है
निर्भर नहीं करता। सरल दोलक का दोलन कर क्या करेगा, कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो समीकरण के का नियतांक मान ज्ञात नहीं कर सकते हम। के का मान क्या करते निकाल नहीं सकते, लेकिन प्रयोग द्वारा हमको क्या मान मिला है, हमें पता है कि क्या इसका मान 2 होता है। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी, यही क्या आ गया हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया, बीमी विधि से यही सूत्र होता है सरल दोलक के दोलन काल का, तो यही सूत्र में प्राप्त हो गया। तो हमारा दूसरा चैप्टर यही होता है समाप्त। इसके कुछ क्वेश्चन हम मात्रक, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल आइए देखते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और बाकी का हम आपको PDF दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको हर अपडेट मिलती रहती है। तो कृपया आप जल्दी से जल्दी जाकर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। कह रहा किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा है तो क्या है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक घन मीटर में, वो भी घन का आयतन किस में पूछ रहा है, घन मीटर में पूछ रहा है। तो आयतन क्या हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर और मीटर में बदलना क्या है, 10 का पावर 1 मीटर में, इस 1 सेंटीमीटर में क्या 10 का पावर माइनस 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 10 का पावर माइनस 6 घन मीटर। तो इसके आंसर बहुत ही सिंपल से हैं, तो इसको आंसर हम PDF दे देंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। कर हमारा क्वेश्चन 5वां कर रहा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। मतलब कह रहा है, कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब क्या लंबाई का कोई और नया मात्रक चुन लिया गया जिसकी प्रकाश में चाल क्या 1 है। तो लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। मतलब जो लंबाई का नया मात्रक है उसमें क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। जो प्रकाश है, जो लाइट है, क्या कर रहा है, 8 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। तो प्रकाश की चाल हम जानते हैं 1 मात्रक प्रति सेकंड। तो मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, तो मतलब चाल 1 दिया है। तो कह रहा है मान लेते हैं प्रकाश की चाल 1 मात्रक प्रति सेकंड है। तो क्या प्रकाश की चाल कितना दिया, 1 मात्रक प्रति सेकंड। जबकि प्रकाश द्वारा लिया गया समय 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट का मतलब क्या हो गया, 8 छक्का 48 प्लस 20, यानी 8 छक्का 48, 480 और 20 500 सेकंड। टोटल समय कितना ले लिया, 500 सेकंड। तथा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी पर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो कितना समय लग रहा है, 500 सेकंड का लग रहा है। तो प्रकाश की चाल क्या है, 1 मात्रक पर सेकंड। तो सेकंड इनवर्स से सेकंड कट गया और बच गया 500 मात्रक। यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन नहीं करने, रैंडमली हमने सेलेक्ट किया है जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। कर कोई छात्र 100 आवर्धन की एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, 100 आवर्धन का सूक्ष्मदर्शी का जो क्या होता है, क्षमता किस में मापते हैं, आवर्धन मतलब क्षमता किस में मापते हैं, डायोप्टर में ना। तो मतलब 100 आवर्धन के, डायोप्टर मतलब आवर्धन होता है, 100 आवर्धन के जो क्षमता है सूक्ष्मदर्शी की क्या है, 100 आवर्धन है। तो कि एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई कितना मापता है और वह 20 बार परीक्षण करता है। बाल की मोटाई मापा, 1 बार मापा, 2 बार मापा, 3 बार मापा, क्या किया, लगभग 20 बार वो माप लिया। कर उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। उसने क्या किया, औसत उसका क्या निकाल लिया, मोटाई निकाल लिया। 20 बार मापा और उसकी क्या किया, औसत मोटाई निकाल लिया। तो कितना आ गया, 3.5 mm। तो औसत मोटाई 3.5 mm, जबकि आवर्धन क्या है, क्षमता सूक्ष्मदर्शी क्या है, 100 है। तो सूक्ष्मदर्शी की क्षमता 100 है और बाल की प्रेक्षित मोटाई मतलब प्रेक्षण द्वारा निकाली गई मोटाई कितना, 3.5 mm। तो कह रहा बाल की मोटाई का अनुमान क्या है। तो जो बाल की मोटाई का अनुमान है क्या है, तो आइए उसको देखते हैं। कह रहा बाल की अनुमानित मोटाई निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। जो अनुमानित मोटाई मतलब अनुमान लगा सकते हैं इतना मोटा होगा। तो आवर्धन होता है प्रेक्षित मोटाई, प्रेक्षण द्वारा निकाली गई मोटाई बटे वास्तविक मोटाई। तो हमको क्या करना है, वास्तविक मोटाई निकालना है।
जो क्या है आवर्धन से हम निकालते हैं, तो आवर्धन बराबर यदि किसी जिससे चेक कर रहे हैं उसका यदि आवर्धन ज्ञात करना है, तो क्या प्रेक्षण द्वारा जो मोटाई निकाली गई और वास्तविक जो मोटाई है, जो मेन मोटाई है, मतलब जितनी मोटाई रियल में, जो रियल मोटाई है, और क्या प्रेक्षण द्वारा एक्सपेरिमेंटल। तो हमको क्या करना है, आवर्धन तो दे दिया, प्रेक्षित मोटाई हमने प्रेक्षण द्वारा 3.5 mm निकाल लिया, और वास्तविक मोटाई हमको पूछ रहा है। तो अनुमान क्या है, बाल की मोटाई, मतलब वास्तविक मोटाई निकालना है, तो क्या प्रेक्षित मोटाई कितना है 3.5 mm बटे 100 आवर्धन है, तो क्या 100 से भाग दे दिए, तो क्या आ जाएगा 0.035 mm। ये क्या हो गया आंसर क्वेश्चन का आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। मतलब एक मकान का क्या है फोटोग्राफ है, उसको क्या किया स्लाइड पर कितना इतना क्षेत्रफल घेर ले रहा है, उसको क्या करना स्लाइड कर देना है। तो स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया था, जो स्लाइड था उसको क्या किया किसी स्क्रीन पर क्या कर दिया ऐसे प्रक्षेपित कर दिया गया। तो स्क्रीन का मकान का क्षेत्रफल, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल कितना आ गया, मतलब ये टोटल एरिया कितना आ गया 1.5 मीटर स्क्वायर है। तो प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या था, जो प्रक्षेपित पर्दा था उसका आवर्धन क्या था। एकदम सेम पिछला क्वेश्चन है। तो स्लाइड पर मकान का क्षेत्रफल कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको मीटर में बदल लेते हैं, सभी को मीटर में चेंज कर लेते हैं। फिर कह रहा है स्क्रीन पर मकान के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, स्क्रीन पर मकान के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल कितना था 1.5 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है क्षेत्रीय आवर्धन, तो हमको क्षेत्रीय आवर्धन निकालना है। क्या पूछ रहा है पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन, यानी नहीं रेखीय आवर्धन निकालना। तो क्षेत्रीय आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का जो आवर्धन होता है उसका सूत्र होता है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रीय या रेखीय, मतलब इस पूरे क्षेत्र का या रेखीय आवर्धन या क्षेत्रीय आवर्धन क्या होता है सेम ही होगा। थोड़ा सा क्या होगा उसको रूट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रेखीय निकल जाएगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो क्या होगा क्षेत्रीय मतलब एरिया, उसको क्या कहेंगे रूट निकालने तो क्या हो जाएगा रेखीय निकल जाएगा। तो कह रहा प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, जो प्रतिबिंब है उसका क्षेत्रफल, और क्या करेंगे वस्तु के क्षेत्रफल से जो प्रतिबिंब बना, कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना, दोनों का क्षेत्रफल में क्या करेंगे जब भाग करेंगे तो क्षेत्रीय मतलब कितना क्षेत्र खींचा उसका क्या निकल जाएगा आवर्धन निकल जाएगा, मतलब क्षमता, मतलब कितना क्षमता तक क्या कर सकता है खींच सकता है। तो क्या आ गया 8,857। तो क्या आ गया इसका क्षमता आ गया कितना 8,857। और अब रेखीय आवर्धन निकालना है तो क्या करेंगे अंडर रूट क्षेत्रीय आवर्धन कर देंगे, तो 8,857, यानी इसको रूट निकालेंगे 94.1 आ जाएगा। यही आपका रेखीय आवर्धन कितना है 94.1 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है सार्थक अंक से, हमने सार्थक अंक पढ़ा ही था, तो ये सार्थक अंक का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सार्थक अंक कह रहा इसमें कह रहा 0.007 मीटर स्क्वायर में कितने सार्थक अंक हैं। तो दी गई राशियों में सार्थक अंकों की संख्या नीचे दी गई, तो मतलब 0 इसका हल करते हैं तो इसमें क्या है सार्थक अंक 1 होगा, मतलब दशमलव के बाद जो भी 2 जीरो होते हैं करा, क्योंकि 1 से कम संख्या में दशमलव के दाईं ओर से पहले अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था जब सार्थक अंक आपको पढ़ाया तो क्या कहा था 1 से कम संख्या में दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ मतलब 1 से कम संख्या में दशमलव के दाएं ओर के पहले, दाईं ओर के दशमलव के दाईं ओर के पहले अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो क्या होंगे उसके पहले के अंक क्या होंगे सार्थक अंक नहीं होंगे, तो ये दोनों जीरो क्या होंगे सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना है 1 है। यदि अशून्य अंक क्या है अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य अंक जो अशून्य अंक है क्या 7 है, इसके पहले के जितने भी जीरो होंगे दशमलव के दाईं ओर के पहले, दशमलव के दाईं ओर गए उसके पहले क्या है अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं।
तो सार्थक अंक नहीं होंगे, शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एक ही सार्थक अंक हो जाएगा पहले का में। फिर ये दूसरा में कर रहा है 2.64 गुणे 10 का पावर 24 में सार्थक अंक 3 है। कह रहा है इसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक सार्थक अंक होंगे, क्योंकि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं और 10 की घातें सार्थक अंक नहीं होती हैं। जब 10 की घात लग गई तो क्या होंगी, वो सार्थक अंक नहीं होंगी। तो अशून्य क्या होंगे, यही अशून्य अंक कितने होंगे, सार्थक अंक हो गए। कह रहा है 0.2370 में 4 सार्थक अंक है, क्योंकि सभी अशून्य अंक दशमलव भाग में अंतिम शून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अंतिम शून्य के दशमलव के बाद क्या होंगे, अंतिम शून्य के बाद के सभी क्या होंगे, अशून्य अंक, क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा दशमलव भाग में अंतिम अशून्य, दशमलव भाग में क्या, अंतिम अशून्य अंक के बाद, अंतिम अशून्य अंक क्या है, 7 है, उसके बाद के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें 4 हो जाएंगे। जैसे मतलब कह रहा है कि 3.057 दे दिया, तो मतलब अशून्य अंक ये है ना, तो इसके पहले के 0 के अंक सार्थक नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद के अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। यही कहने का मतलब था। तो उम्मीद है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया था, जब पढ़ा था, आप एक बार सार्थक अंक का वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा 6.032 में 4 सार्थक अंक होंगे। कैसे होंगे, कह रहा है क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते। 2 अशून्य अंक हैं, 1 2, ये क्या है, दोनों अशून्य अंक हैं, तो हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। ये 3.05, ये 2 अशून्य अंकों के बीच के क्या होंगे, सभी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। यदि यहाँ क्या होता, शून्य होता है, दशमलव के बाएं तरफ क्या हो, दशमलव के बाएं तरफ शून्य है, तो क्या है, कह रहा है मतलब कह रहा है क्योंकि सभी अशून्य अंक तथा 2 अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे क्या, सी में क्या, अंतिम अशून्य अंक से पहले के अंक के अशून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। फिर इसमें भी, इसमें क्या है, इसमें 4 सार्थक अंक, 1 2 3 4, क्योंकि क्या है, यहाँ अशून्य अंक है, ये शून्य है, तो शून्य के बाएं तरफ क्या, दशमलव के बाएं तरफ क्या होंगे, सारे अशून्य शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, तो क्या होंगे, ये चारों सार्थक अंक होंगे। मतलब 2 अशून्य संख्याओं के बीच के अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो उम्मीद है 10वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप सार्थक अंक का वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। फिर 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि यह दावा किया जाता है कि यदि बिना किसी बाधा के 100 वर्षों तक 2 सीजियम घड़ियों को चलने दिया जाए तो उनके समय में केवल 0.02 सेकंड का अंतर हो सकता है। मतलब क्या कर रहा है, 100 वर्षों तक बिना रोके क्या किया जाए, 100 वर्षों तक क्या किया जाए, तो 2 सीजियम की घड़ियों को चलाया जाए तो 0.02 सेकंड का अंतर हो सकता है। मानक सीजियम घड़ी द्वारा 1 सेकंड के समय अंतराल को मापने में यथार्थता के लिए इसका क्या अभिप्राय है। मतलब 1 सेकंड मापना है तो इसकी यथार्थता का क्या अभिप्राय है। कुल समय 100 ईयर, टोटल टाइम हम कितना ले रहे हैं, 100 साल का समय ले रहे हैं। तो टोटल समय कितना लग रहा है, 100 साल। तो 100 साल में कितने होंगे, एक साल में 365 चाहिए 1/4, 100 ईयर है, 365 सही 1/4 दिन। टोटल डे निकालना है तो क्या है, 365 सही 1/4 दिन। हमको क्या करना है, 1 सेकंड निकालना है। तो हम समय लेते हैं 365 सही 1/4 दिन। मतलब एक साल में क्या होंगे, 365 दिन, किसी में क्या होंगे 366, तो इसलिए क्या लिए 365 सही 1/4 दिन ले लिए। और क्या हो गया, एक दिन में 24 घंटा। तो क्या करेंगे, और 24 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो टोटल इतना ले लेते हैं। तो उसके बाद अब इतना टोटल का क्या करेंगे, तो समय का अंतर आता है डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकंड। मतलब समय का अंतराल कितने दे दिया, इतना दे दिया समय अंतराल, और कुल समय कितना है, इतना है, कुल समय इतना है और समय अंतराल कितना है, इतना। तो 1 सेकंड में त्रुटि, तो 1 सेकंड में त्रुटि कितना हो रहा है, कुल समय क्या था, इतना निकल गया। तो मतलब 1 सेकंड में त्रुटि
कितना निकलेगा, टोटल समय में क्या करेंगे, जो 1 सेकेंड में कितना त्रुटि हो रहा है 0.02 में क्या करेंगे, टोटल समय से भाग देंगे, टोटल जो समय है उससे भाग देते हैं तो हमको मिलता है 10⁻⁻12 सेकेंड। इसको हल करेंगे, टोटल को इतना को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10⁻12 सेकेंड। अतः सीजीएम घड़ी द्वारा 1 सेकेंड समय अंतराल के मापन में यथार्थता क्या होता है, 10⁻12 सेकेंड तक क्या होता है, शुद्ध मान, बहुत ही शुद्ध मान क्या होती है, सीजीएम घड़ी मापती है। इसलिए क्या किया गया है, इसको प्रायोगिक तौर पर क्या किया गया, सीजीएम घड़ी को ही रखा गया है। कहाँ पर, जो माप तौल का हमारा ब्यूरो है, जहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय मापन मात्रक प्रणालियाँ थी, हमने जो पढ़ा था कि मतलब क्या किया, कैसे हम 1 सेकेंड को मापे थे, उसके जो मानक है समय कहाँ रखा गया है, वहाँ पर रखा गया है। सभी देशों का क्या होता है, जब नाप तौल सम्मेलन हुआ तो क्या किया गया, जो 7 मूल मात्रक थे उनको क्या किया गया, वहीं रखा गया था। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेजर प्रकाश के अत्यधिक तीव्र एकवर्णी तथा एक दिश किरण पुंज का स्रोत है। मतलब लेजर क्या करता है, एकदम सीधे प्रकाश मारता है। क्या होगा, लेजर क्या होता है, एकदम आप मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं रेड लाइट वाला मारता है ना लाइट, जाकर छोटे बच्चे क्या होते हैं अक्सर खरीदते हैं कि क्या करेंगे, कहीं जाएंगे, कुछ देखने गए, नाच देखने गए, ऑर्केस्ट्रा देखने, वहाँ जलाते हैं, इसे क्या कहते हैं, लेजर लाइट कहते हैं। तो वही कर रहा है, मतलब लेजर क्या होता है, एकदम सीधा मारता है फोकस, और क्या होता है बहुत दूरी तक। कर एक दिशी किरण पुंज है, स्रोत है, मतलब एक ही दिशा में वो लाइट जाता है उसका। लेजर के इस गुण का लंबी दूरी मापने में उपयोग किया जाता है। लेजर के इसी गुण के कारण क्या कहते हैं, लंबी दूरियां जहाँ नापनी है वहीं प्रयोग किया जाता है। तो लेजर को प्रकाश के स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए पहले ही चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी परिशुद्धता के साथ ज्ञात की जा चुकी है। पहले ही क्या किया गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या किया गया है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात किया गया है। कोई लेजर प्रकाश किरणपुंज चंद्रमा के पृष्ठ से परावर्तित होकर 2.56 सेकंड में वापस आ जाती है। मतलब किसी लेजर को क्या किया गया, जलाया गया, और क्या हो गया, किरणपुंज क्या हो गया, चंद्रमा के पृष्ठ से, चंद्रमा है उसके पृष्ठ से क्या हो गया, टकराकर 2.56 सेकंड में वापस आ जाती है। तो पृथ्वी के परितः चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी है, तो मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी है, इसके चारों ओर क्या हो रहा है, चंद्रमा इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसकी कक्षा की, पृथ्वी की, चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या कितनी है। कर यह प्रश्न प्रतिध्वनि अर्थात परावर्तित तरंगों के ग्रहण करने पर आधारित है। मतलब परावर्तित तरंगों के क्या ग्रहण करने पर आधारित है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की त्रिज्या बराबर पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की त्रिज्या जो कह रहा है क्वेश्चन में दिया है, मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की त्रिज्या, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की त्रिज्या क्या, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी के बराबर है। तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेजर पुंज के चंद्रमा की सतह से परावर्तित होकर वापस आने लगा समय क्या हो रहा है, 2.56 सेकंड, 6 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब आने में कितना लगा, 2.56 सेकंड का क्या हो रहा है, समय लग रहा है। तो यहाँ तक समय लग रहा है, अब क्लियर हो गया थोड़ा। तो जब समय लग रहा है इतना हो, वापस आने में लगा समय, तो टी बराबर इतना लग गया। तो लेजर पुंज द्वारा चंद्रमा तक पृथ्वी के पहुँचने पे समय लगेगा, मतलब T/2, मतलब आने में, वापस आने में इतना समय लग रहा है, तो लेजर पुंज द्वारा चंद्रमा तक पहुँचने में लगा समय उसका आधा ही लगेगा ना। तो आ गया 1.28 सेकंड। जाने का समय, आने का समय क्या होता है, T/2। तो लेजर पुंज तो आने में क्या हो रहा है, यहाँ से गया और जाकर फिर वापस आया, तो वही तो कह रहा है। मतलब लेजर पुंज टकरा कर आने में कितना लगा, 2.56 सेकंड का समय लगा। तो मतलब जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगा होगा। तो क्या होगा, कह रहा है लेजर पुंज द्वारा चंद्रमा तक पहुँचने में लगा समय 1.28 सेकंड। और लेजर पुंज की चाल, प्रकाश की चाल, क्या लेजर पुंज की जो चाल होगी वह क्या होगी, प्रकाश की चाल। तो वह क्या है, लेजर क्या एक प्रकार का लाइट ही तो है।
तो लेज़र की चाल क्या है, प्रकाश की चाल के बराबर हो गई, यानी 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल c है और समय t है। तो 3×10⁸ और समय कितना लगा 1.28 सेकंड। तो क्या होगा 1.28 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 3.84 × 10⁸ मीटर, और 3.84 × 10⁸ यदि किलोमीटर बदलते हैं तो 5 हो जाएगा। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा लिखा। क्वेश्चन को देखकर पहले डरिए मत, क्वेश्चन को देखकर आप क्या होते हैं, लंबा को चौड़ा क्वेश्चन देखेंगे और क्या आ जाएंगे, डर जाएंगे। और खोदा पहाड़ निकली चूहिया, क्वेश्चन इतना आसान और देखने में लग रहा था कितना घुमा फिरा कर दिया और सीधा लग गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही क्या होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन आपके फिजिक्स में नहीं देते हैं, सिंपल से ही क्वेश्चन देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जल के नीचे वस्तुओं को ढूंढने व उनके स्थान का पता लगाने के लिए सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार में क्या कहता है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है, कोई पनडुब्बी है, पनडुब्बी क्या होता है, पनडुब्बी में क्या होते हैं, सोनार लगे होते हैं। अब क्या करते हैं, तरंगों को भेजते हैं, पराश्रव्य तरंगों को भेजते हैं और क्या होती है, उससे पता करते हैं मतलब कितना दूरी तक है। कोई पनडुब्बी सोनार से सुसज्जित है। सोनार क्या गया उसमें लगा दिया गया है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, गहराई पता लगाने के लिए। इसके द्वारा जनित अनुवंशिक तरंग और शत्रु की पनडुब्बी से परावर्तित इसकी प्रतिध्वनि की प्राप्ति के बीच काल विलंब 77 सेकंड है। मतलब क्या हो रहा है कि मतलब कोई पनडुब्बी जा रही है, वो क्या करते हैं, और यहाँ पर क्या है, सोनार ऊपर चल रहा है और क्या है, पानी पनडुब्बी जा रही है। कोई दुश्मन जहाज की क्या है, जहाज जा रहा है या पनडुब्बी जा रही है, मतलब पानी में डूब कर तो पनडुब्बी जाएगी ना, जा रही क्या है, उसका पता लगाने में क्या होता है, ये 77 सेकंड का विलंब लगता है। बताने में क्या लगता है, 77 सेकंड का विलंब होता है। शत्रु की पनडुब्बी कितनी दूर है, तो पूछ रहा है कि शत्रु कितनी दूर पर है। और जल में ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर प्रति सेकंड। और जल में कह रहा है कि मतलब जो ध्वनि है उसकी चाल कितना है, 1450 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने पहले से सॉल्यूशन इसलिए लिख दिया था जिससे आपको क्या हो, जल्द से जल्द हम कम समय में आपको समझा सकें, और जब तक लिखेंगे उतना टाइम में आप समझ ले रहे हैं। तो लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसलिए क्या है, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें वीडियो, क्योंकि आप भी लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए क्या है, हम छोटे छोटे पार्ट करके बना रहे हैं। ना तो एक ही दिन में एक चैप्टर 3-4 घंटे का वीडियो बनाए थे, एक ही चैप्टर ख़त्म हो जाता, 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का जो भी होगा। तो कह रहा है तरंग उत्पन्न करने तथा उसके प्रतिध्वनि प्राप्त होने के बीच का समय अंतर क्या है, 77 सेकंड। मतलब तरंग उत्पन्न हुआ और प्रतिध्वनि हमको क्या हुई, प्राप्त हुई। तरंग उत्पन्न हुआ और वापस आया, हमको टोटल समय कितना लग गया, 77 सेकंड का। मतलब समय अंतर क्या है, 77 सेकंड है। कर उत्पन्न की गई तरंग पानी में गति करते हुए पानी के अंदर उपस्थित वस्तु से टकराती है। पानी में क्या है, गति करते हुए गई और क्या हुई, पानी में जो उपस्थित है क्या है, पनडुब्बी थी दुश्मन जहाज की या कोई भी वस्तु थी, वस्तु से टकराने के बाद ये तरंगें परावर्तित हो जाती हैं और तरंग उत्पन्न करने तथा उसकी प्रतिध्वनि प्राप्त होने के बीच का समय 2 गुणे तरंग द्वारा शत्रु की पनडुब्बी तक पहुंचने में लगा समय। मतलब 2 गुणे तरंग द्वारा क्या होगा, शत्रु की पनडुब्बी तक पहुंचने में लगा समय। तो जो बीच का समय हो गया 2 गुणे तरंग द्वारा पहुंचने में लगा समय। तो कर तरंग को शत्रु की पनडुब्बी तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा, t बराबर t/2। मतलब आधा इस तो समय लगेगा। मतलब क्या हो गया, पनडुब्बी वहाँ से आया चल के, तो क्या होगा, हमको आधा ही समय तो लगेगा। मान लीजिए आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आ गए, कहा कि आपको 2 मिनट का समय लगा, तो मतलब गए 1 मिनट जाने में लगा, 1 मिनट आने में लगा, ये तो दोनों समय ये दे रहा है ना। तो यहाँ पर भी वही था। तो शत्रु की पनडुब्बी तक यहाँ से, मतलब यहाँ से पनडुब्बी तक पहुँचा कितना, t/2। मतलब टोटल समय कितना, 77 सेकंड। तो क्या हो गया, 38.5 सेकंड। कह रहा है ध्वनि की चाल 1450 मीटर प्रति सेकंड। तो शत्रु की पनडुब्बी की दूरी d बराबर v/t। एकदम सेम पिछला क्वेश्चन था। इसमें भी खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
तो क्या है v इंटू टी 1450 गुणे 38.5, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.825 किलोमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा हमारे विश्व में आधुनिक खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक दूरस्थ पिंड इतनी दूर हैं कि उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगते हैं। मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि विश्व में क्या है, खगोलविदों द्वारा खोजे गए सर्वाधिक दूरस्थ पिंड, मतलब सबसे दूर के पिंड, जो सबसे दूर के पिंड क्या है खोजे गए हैं, तारे वारे खोजे गए हैं, कह रहा है उनसे उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाएंगे। उनसे क्या हो रहा है, जो प्रकाश उत्सर्जित होकर आ रहा है, मतलब ये पिंड है, कोई पिंड है, उससे क्या हो रहा है, जो प्रकाश उत्सर्जित होकर आ रहा है वो क्या है हमारे पास तक पहुंचने में क्या होगा, पहुंचने में अरबों वर्ष लग जाते हैं। और इन पिंडों जिन्हें क्वासर कहा जाता है, इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्वासर कहते हैं। और ये कई रहस्यमय लक्षण हैं। इन पिंडों के क्या है, बहुत सारे रहस्यमय लक्षण हैं जिनकी अभी तक संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी। और किसी ऐसे क्वासर की किलोमीटर में दूरी ज्ञात कीजिए जिससे उत्सर्जित प्रकाश को हम तक पहुंचने में 300 करोड़ वर्ष लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि मतलब क्या है, एक कोई पिंड है, वो क्या है हमसे हमारे पास तक क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उत्सर्जित प्रकाश पहुंचने में 300 करोड़ वर्ष लगेंगे। तो इसको क्या करना है, हमको कह रहा है कि क्या कीजिए, इसको किलोमीटर में 300 करोड़ वर्ष को क्या करना है, 300 करोड़ वर्ष को क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। एकदम सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि 300 करोड़ वर्ष को क्या कीजिए, सीधे किलोमीटर में आप चेंज कर दीजिए। और कुछ कहने का मतलब इसका है नहीं क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को घुमाया है कि मतलब कह रहा है कि मतलब हमने क्या किया है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं आज तक क्या किए, बहुत सारे खोज किए हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे पिंड हैं जिसकी क्या है रहस्य के बारे में आज भी हम ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में पता नहीं लगाते पाते हैं। अभी चंद्रयान 3 भेजा ही गया है चंद्रमा पर पता लगाने के लिए क्या है कैसे है, 2 बार फेल हो चुका है मिशन, तो तीसरी बार भी फिर चंद्रयान 3 भेजा गया। चंद्रयान 1 गया, 2 गया, 2 में भी कुछ कमी आ गई, फर्स्ट में भी कुछ कमी आ गई। तो इस तरह क्या होते हैं, रहस्य का पता लगाया जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारे रहस्य क्या हैं अभी तक छुपे हुए हैं। तो कह रहा है तो प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना, कह रहा 3 बिलियन ईयर, मतलब 300 करोड़ वर्ष का मतलब क्या होगा 3 बिलियन, बिलियन करोड़ को क्या कहते हैं बिलियन, तो 3 बिलियन वर्ष लग गया। तो 1 बिलियन में कितने होते हैं, 10 का पावर 9, 1 बिलियन में क्या होगा 10 का पावर 9, 3 बिलियन ईयर क्या होगा 3 गुणे 10 का पावर 9 ईयर के बराबर हो जाएगा। तो एक साल में 365 दिन क्या होगा, एक साल में 365 दिन और एक दिन में 24 घंटे और 24 घंटे में क्या होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो क्या निकल गया हमको, तो क्या निकल गया, समय निकल गया। अब समय हमको इतना मिल गया, इतना समय हमको मिल गया। अब समय निकाल लिए, अब हमको क्या कहा, प्रकाश की चाल, मतलब वहाँ से क्या आएगी, प्रकाश ही तो आएगी, प्रकाश को क्या कर रहा है, उत्सर्जित प्रकाश को, उत्सर्जित प्रकाश का है। तो प्रकाश को आने में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वासर की पृथ्वी से दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल क्या है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और समय टी बराबर इतना है, और टोटल का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2.84 गुणे 10 का पावर 22 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा, ये भी सिंपल सा पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। तो बस सारे क्वेश्चन क्या हैं देखिए, एक से सभी क्या हैं, एक दूसरे से क्या है रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं। तो सारे क्वेश्चन लगभग आसान ही जो भी दिया है, सारे क्या है आसान ही क्वेश्चन दिया है। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो भी पसंद आ रही होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आप पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तभी तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। तो आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन
करा यह एक विख्यात तथ्य है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में चंद्रमा की चक्रिका सूर्य की चक्रिका को पूरी तरह ढक लेता है। मतलब कह रहा है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो या चंद्रमा सूर्य को ढके या सूर्य चंद्रमा को, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को क्या कहते हैं ऊपर से ढक लेते हैं। चक्रिका मतलब क्या है, चारों तरफ क्या ऐसे चक्री बना है तो क्या दोनों क्या एक दूसरे को ढक लेता है। इस तथ्य और उदाहरण 3 और 4 से एकत्र सूचनाओं के आधार पर चंद्रमा का लगभग व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, उदाहरण 3 और 4 दिया, उससे क्या करना है हमको इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो क्या पृथ्वी और, जब क्या होता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या जाएगा चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अब पृथ्वी पर से हम देखते हैं तो क्या होगा सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो बीच में चंद्रमा आ गई तो सूर्य हमको नहीं दिखाएगा तो क्या होगा सूर्य पर कह देते हैं ग्रहण लग गया। तो पृथ्वी देखते हैं तो क्या हो गया सूर्य बीच में आ जाएगा और चंद्रमा देखते आ जाएगा चंद्र ग्रहण हो जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आती है तो क्या होता है सूर्य ग्रहण लगता है और पूरी तरह से क्या होगा ढक लिया। ऐसे देखिए हम यहाँ देखें तो क्या होगा पूरी तरह से ढक लिया, एकदम बीचों बीच आ जाता है। तो अब देखिए करा सूर्य से पृथ्वी करा उदाहरण 3 और 4 से हमें निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं। जैसे चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁸ मीटर होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी हमको पता है 3.84 × 10⁸ मीटर। हमने क्या उदाहरण 3 से पता चल गया, 3 या 4 से। फिर कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है R80, त्रिज्या मान लेते हैं R80, और चंद्रमा से क्या मांगे RME, R80 और RME। सन से अर्थ और मून से अर्थ, यमी का मतलब मून अर्थ सन अर्थ। करा पृथ्वी की सूर्य की पृथ्वी से दूरी R, मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है 1.496 × 10⁻11 मीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 496 × 10⁻11 मीटर और सूर्य का व्यास 1.39 × 10⁻9 मीटर। जो सूर्य का व्यास हमने डायमीटर निकाला है कितना 1.39 × 10⁻9 मीटर। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चंद्रमा की चक्रिका द्वारा पूर्णतः ढक लिया जाता है। तो चंद्रमा का कोणीय व्यास और सूर्य का कोणीय व्यास क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। जब क्या हो रहा है ये जो कोणीय व्यास है, जो कोण बना रहा है कोणीय व्यास क्या है बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है पूर्ण रूप से ढक ले रहा है। तो D/RME D/RSC, तो D बराबर, तो हमको क्या पूछ रहा है आधार पर चंद्रमा का लगभग व्यास ज्ञात करना है, हमको D ज्ञात करना है। चंद्रमा का निकालना है मून का, तो D × RME/RSC। RME दिया 3.84 गुणे और RSC का मान इतना दिया है 1.496। तो क्या करेंगे इतना से क्या करेंगे इतना गुणा करेंगे कि D का मान से, तो क्या हो जाएगा हमको मिल जाएगा 3567.9 किलोमीटर। ये क्या रहा है चंद्रमा का लगभग व्यास ज्ञात कीजिए। क्या एक सूचनाओं से क्या चंद्रमा का लगभग व्यास कितना हो जाएगा 3567 किलोमीटर क्या है चंद्रमा का व्यास है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके आगे कुछ बीमी सूत्र देख लेते हैं। कर विभिन्न भौतिक राशियों तथा उनके बीमी सूत्र, मतलब कुछ भौतिक राशियाँ दी हैं और उनके क्या है कुछ बीमी सूत्र दिए हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। कर क्षेत्रफल में क्या होता है लंबाई होगी चौड़ाई, मतलब यल, तो क्या हो जाएगा यल स्क्वायर हो जाएगा, या लिख सकते हैं m का पावर 0 l का पावर 2 और t का पावर 0। कर आयतन में क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों क्या है लंबाई हैं, तो क्या होगा तीनों क्या है दूरी है, तो क्या होगा यल का क्यूब हो जाएगा। अब वेग या चाल, दूरी बटे समय, तो दूरी क्या होता है यल से लिखते हैं दूरी को, और समय t से यल बटे टी यानी LT-1 t ऊपर जाएगा। त्वरण का इसी प्रकार हो जाएगा LT-2। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन। बल या तनाव द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य या गतिज ऊर्जा बल गुणे विस्थापन। शक्ति का कार्य समय mL/T। ये सब बीमाएँ हैं, ये क्या है ये सब बीमाएँ हैं और इन सब सूत्र के बारे में क्या करेंगे हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सारे चैप्टर की क्या की हैं यहाँ पर बीमाएँ हमने एक जगह क्या किया आपको इकट्ठा दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और मैंने क्या टेलीग्राम पर भी इसको शेयर कर दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये सारे दूसरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। दूसरे चैप्टर के सारे पार्ट आपने देख भी लिए होंगे। सारे पार्ट देखे नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लीजिए। 1 शॉट का हम वीडियो डाल देंगे, सारे चैप्टर को एक साथ, सारे पार्ट को एक साथ भी मिक्स करके डाल देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है थोड़ा भी मेहनत मैंने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।